हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, सारे जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स है सारे इस वीडियो में कराऊंगा, बेसिक्स भी थोड़ा बताता हुआ चलूंगा। लगभग 50 क्वेश्चन आज के हम सेशन में कवर करेंगे और कंप्लीट रेशियो एंड प्रपोर्शन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे बाहर आपको शायद ही क्वेश्चंस मिलेंगे, और अगर आप प्रीवियस ईयर बुक्स भी उठा के देखेंगे तो लेटेस्ट 2018 से जब से टीसीएस ने पेपर लेंगे सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, उससे पहले के भी सारे कर पाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, 3 घंटे के आसपास का सेशन होगा, लेकिन एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको इस लेवल का करा दूंगा कि टीयर वन में, सीजीएल टीयर वन में या कोई एमटीएससी एचएसएल उनमें अगर आप देने जा रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, बाकी डिटेल कोर्स में कुछ चीज़ें और होती हैं, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन और ऐड किए जाते हैं, बट ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये एग्जाम बेस्ड मैंने प्रिपेयर किए हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हें एक सीक्वेंशियल वे में अरेंज करते हुए कंसेप्चुअल वाइज सारी चीज़ें अरेंज की गई हैं। तो यू विल लव दिस सेशन, यू विल लर्न अ लॉट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियो जो आप जरूर देखें, जैसे कि एक सिंप्लीफिकेशन की वीडियो डाली थी, एक परसेंटेज का क्रैश कोर्स मैंने अभी डाला था 2.5 घंटे का, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। ठीक है, ऐसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट तो कंप्लीट ही डाला हुआ है यूट्यूब पे। डिविजिबिलिटी रूल्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, अलजेब्रा के टॉप 50 क्वेश्चन, ये सारी वीडियोज आपको जरूर देखनी है। सीजीएल 2021 टीयर 1 की चैप्टर वाइज क्वेश्चन सोल्व करा रखे हैं, 2020 के करवा रखे हैं, टीयर 2 के करवा रखे हैं। टीयर 2 के जैसे कुछ कल ज्योमेट्री में कोई बच्चा बोल रहा था सर 2018 से 2021 तक के ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस करा दो टीयर 2 के, वो सारे ऑलरेडी करवा रखे हैं भाई। वो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 2 ज्योमेट्री ऑल क्वेश्चंस, दिख जाएगी आपको वीडियो। फिर 2019 के लिखोगे फिर दिख जाएगी, 2020 के लिखोगे दिख जाएगी, ये वीडियोज करा रखी हैं ऑलरेडी। ठीक है, आप थोड़ा सर्च करें, बहुत कुछ करवाया हुआ है यूट्यूब चैनल पर आपको। ठीक है, अभी परसेंटेज का क्रैश कोर्स ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये वाली वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें ये वाली वीडियोज आपको मिल जाएंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रेशियो के बारे में ही बताता हूँ। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई भी वैल्यू है दो, ए और बी। ठीक है, मैंने लिखा ये है 50 और ए है 50 और बी है मेरे पास 60। अगर मैंने रेशियो में लिखता हूँ तो ये 5:6 बन जाएगा। ठीक है, अगर ए रेशियो भी मुझे 5:6 दे रखा है, इसमें किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें सेम ही बात होगी। मान लो मैंने यहाँ पे इसमें x से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे y से डिवाइड कर दिया, मेरे इस ए रेशियो बी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ए रेशियो बी मेरा एज इट इज रहेगा, क्योंकि x और y आपस में कट जाएंगे। तो x की जगह अगर मैं 100 रख देता, y की जगह मैं 2 रख देता, तो मेरे पास 500/2 और ये मेरे पास 600/2। अगेन मेरे पास ये सोल्व करके 5:6 ही बनता। तो कोई भी दो वैल्यू अगर रेशियो में हो उसे में किसी से भी मल्टीप्लाई किसी से भी डिवाइड कर दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट ये होता है, अगर ए रेशियो बी मेरे पास 5:6 है तो बी रेशियो, ठीक है, 1/a रेशियो 1/b क्या होगा। आप कहेंगे सर 1/a रेशियो 1/b अगर हम निकालना है तो ये 1/8 हो जाएगा, 1/5 रेशियो 1/6। अब रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 5 और 6 का एलसीएम मैं ऊपर 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा दोनों में। 30 से मल्टीप्लाई करा, 5 में 30 से 1/5 में 30 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 आएगा, 1/6 में 30 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 5 आएगा। क्या ये 6:5 हो गया। तो मेरे पास ए रेशियो भी था 5:6, लेकिन जैसे ही मैंने 1/a रेशियो 1/b निकाला, ये क्या होगा, ये क्या हो गए, 6:5 हो गए। एक तो ये छोटी सी चीज़ याद रख सकते हैं, वरना आपको क्या दे रखा हो, मान लो अगर आपको ऐसे दे रखा है, ये वाला 1/5 रेशियो 1/6 ऐसा कुछ दे रखा है, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, आप देखेंगे 6 × 1 6 रेशियो, 5 × 1 5 रेशियो। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, मान लो मुझे दे रखा है 3:7 रेशियो 4:3। ठीक है, मुझे सोल्व करके बताना है फाइनल रेशियो क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसे इधर मल्टीप्लाई, इसे इधर मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 7 4 जा 20। ये मेरे पास क्या आएगा, इसका कंबाइंड रेशियो निकल के आएगा। ये बेसिक हुआ रेशियो का। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेशियो होते हैं, जैसे सबसे पहले है डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अगर मुझे क्या दे रखा है, x रेशियो y दे रखा है। ठीक है, अगर मुझे इसका स्क्वायर डुप्लीकेट रेशियो बताना है तो हम क्या करेंगे, x और y का डुप्लीकेट रेशियो होगा x² रेशियो y²। ठीक है, बस स्क्वायर कर देंगे। अगर मुझे सब डुप्लीकेट रेशियो बताना है, वर्ग मूल अनुपात बताना है, तो अगर a और b मुझे दे रखा है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो होगा, अभी डुप्लीकेट में पावर डबल कर रहे थे, सब डुप्लीकेट में पावर 1/2 कर देंगे, ये हो जाएगा a
1/2 रेशियो बी 1/2, मतलब रूट ए रेशियो रूट बी। दिस विल बी माई आंसर। बस छोटी सी टर्म्स हैं, याद रखेंगे। ऐसे ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट मतलब ट्रिपल, तो हम क्या करेंगे, पावर ट्रिपल कर देंगे। ये ए रेशियो बी है, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो ए क्यूब और इसका बी क्यूब। अगर ए रेशियो भी दे रखा है, सब ट्रिप्लीकेट पूछे तो घन मूल अनुपात पूछे तो सब लग गया, तो अब हम क्या कर देंगे, पावर 3 की जगह, ट्रिप्लीकेट का मतलब 3, सब लग गया आ गया तो 1/3, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा ए की पावर 1/3 रेशियो बी की पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये क्यूब रूट ए रेशियो क्यूब रूट बी आ जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? छोटी छोटी टर्म्स हैं, फंसना नहीं है इसमें। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, सब डुप्लीकेट रेशियो बताना है 64 रेशियो 81 का, तो सब डुप्लीकेट करेंगे तो क्या कर देंगे, 64 को रूट में ले जाएंगे और 81 को रूट में ले जाएंगे और मेरे पास आंसर आ जाएगा 8/9। ठीक है, बस टर्म्स पता हो तो कर पाए, टर्म्स नहीं पता होती तो फंस जाते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। एक होता है इनवर्स रेशियो। ठीक है, इनवर्स रेशियो का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास ए और बी दो रेशियो दे रखे हैं, अगर इनका इनवर्स रेशियो निकालना है तो इनवर्स रेशियो क्या होगा, इसका इनवर्स कर दो और इसका भी इनवर्स। इनवर्स करने का मतलब अगर ये ए है, इसकी पावर -1, इसकी भी पावर -1 कर देंगे और ये 1/a रेशियो 1/b हो जाएगा। ये क्या हुए, ए और बी के मेरे इनवर्स रेशियो निकल के आए। और जैसे ही, क्योंकि दो ही टर्म्स है मेरे पास, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से अगर आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी सिखाया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बी रेशियो ए। तो ए रेशियो बी का जो इनवर्स रेशियो होगा वो होगा बी रेशियो ए। क्लियर हो गया, दो टर्म्स की अगर बात करी। आगे बढ़ते हैं, मिक्स्ड रेशियो और कंपाउंड रेशियो। ठीक है, अगर मुझे क्या दे रखा है, एक्स रेशियो वाई और पी रेशियो क्यू, दो दे रखे, तो इनका मिक्स्ड रेशियो क्या होगा, मेरे पास पहला रेशियो है एक्स रेशियो वाई, एक क्यों, अगर मुझे इनका मिक्स्ड रेशियो या फिर कंपाउंड रेशियो बताना है तो क्या मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एक्स पी रेशियो वाई क्यू। दिस इज द मिक्स्ड रेशियो और कंपाउंड रेशियो। ठीक है, इस पे बेस्ड एक छोटा सा सवाल मेरे पास, करो ट्राई। द कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियोज ऑफ द रेशियोज एक्स रेशियो वाई जेड, वाई रेशियो जेड एक्स और जेड रेशियो एक्स वाई। मुझे क्या बताना है, कंपाउंड रेशियो बताना है किसका, इनवर्स रेशियोज का, इन रेशियो के। सबसे पहले इनका क्या करेंगे, कंपाउंड रेशियो निकालना है किसका, इनके इनवर्स रेशियोज का। तो सबसे पहले इनके इनवर्स रेशियो निकालो। अगर मैं इसका इनवर्स रेशियो निकालता हूं एक्स और वाई जेड का, तो ये क्या आएगा, वाई जेड बाई एक्स, उल्टा हो जाएगा रेशियो। वाई रेशियो जेड एक्स का निकालेंगे तो जेड एक्स रेशियो वाई आ जाएगा, और जेड रेशियो एक्स वाई का निकालेंगे तो एक्स वाई रेशियो जेड आ जाएगा। ये मैंने तीनों का क्या करा, इनवर्स रेशियो। अब इनका कंपाउंड रेशियो निकालना है तो कंपाउंड रेशियो में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। देखो, वाई से वाई जाएगा, जेड से मेरा जेड गया और एक्स से मेरा एक्स गया, तो बचा क्या, एक्स वाई जेड। दिस इज माई आंसर। ठीक है, ध्यान रखना इस तरह के सवाल में एक्स वाई जेड और डिवाइडेड बाय 1 बचेगा, तो रेशियो 1। कई बार क्या होता है, हम इन्वर्स पढ़ना भूल जाते हैं, जिस वजह से एग्जाम में दिक्कत आती है। ठीक है, चलिए आगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देखो रेशियो में कुछ प्रॉपर्टी और होती है, जैसे कि एक एडिशन या सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। मान लो मुझे कुछ रेशियोज दे रखे हैं बराबर, मुझे यहाँ पे दे रखा है ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ इक्वल्स टू जी बाई एच। तो एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, मान लो मुझे कोई भी रेशियोज दे रखे हैं जिसमें ऐसे कुछ इक्वल चीज़ें दे रखी हैं, तो मैं एडिशन कर सकता हूँ इसमें। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ए और सी, अगर इन दोनों रेशियो को देखूँ खाली, तो मैं कह सकता हूँ ए प्लस सी बराबर हो जाएगा बी प्लस डी के। ऐसे ही अगर मैं इन तीनों को देख लेता तो मैं कहता ए प्लस सी प्लस ई बराबर हो जाएगा बी प्लस डी प्लस ई के। ऐसे ही अगर मैं इन चारों को देख लूँ एक साथ, तो ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी बराबर हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ प्लस। ये हमारा एडिशन रूल कहता है। ठीक है, अभी कैसे होता है, बड़े आसानी से आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल से ही समझा रहा हूँ। मैंने लिया 3/5, ठीक है, मैंने लिया 6/10, मैंने लिया से 12/20। क्या ये सारे आपस में बराबर हैं? आप बताओ, लॉजिकली ये सारे के सारे बराबर हैं। इसे काट दूंगा 2 से 3/5 आएगा, इसे 4 से काट दूंगा 3/5 आएगा, मुझे पता है। अगर मैं इन सबको ऐड भी कर दूं, 3 + 6 5 + 10 9/15, ऐसे ही मैं तीनों को ऐड कर देता, 18 21 और यहाँ पे 20 30 35। देखो, क्या ये मेरे पास स्टार्टिंग में 3/5 ये दे रखा था, ये मैंने एज इट इज रखा, क्या ये बराबर आएगा? 9/15 कट के 3/5 ही बन जाएगा। इसे अगर मैं 7 से काट दूं तो अगेन 3/5 आ जाएगा। तो ये एडिशन प्रॉपर्टी हमारी, तो हम इस तरीके से रेशियो में कर सकते हैं।
ठीक है, ये एडिशन के बारे में हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, सेम चीज़ आपकी सब्ट्रैक्शन में भी काम करती है। सब्ट्रैक्शन में करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, अगर मैं इसे ए और सी और बी और डी इनमें से घटा दूँ, ए में से सी को घटा दिया, डी में से डी को घटा दिया, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो ए बाई बी के बराबर ही होगा। ऐसे ही अगर मैं क्या करूँ, ए में से सी को घटा दूँ, उसमें से ई को घटा दूँ, और नीचे बी में से डी को घटा दूँ, उसमें से एफ को घटा दूँ, तो भी मेरे पास सेम रिजल्ट आएगा, ए माइनस ई माइनस ए माइनस सी माइनस ई माइनस जी डिवाइडेड बाई बी माइनस डी माइनस एफ माइनस जी। ठीक है, ये सारे के सारे रिजल्ट्स अपने क्या होंगे, बिल्कुल सिमिलर रहेंगे, इसमें कुछ फ़र्क नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, एडिशन करूँ, और यहाँ पे क्या करूँ, सब्ट्रैक्शन करूँ। मान लो मैं ऐसे कर देता, ए प्लस ई माइनस ई प्लस जी, ऐसे ही बी प्लस डी माइनस एफ प्लस एच, स्टिल मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो सेम ही आता है, किसके, इन सब के बराबर। ये एडिशन प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, इसके अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब हम सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में कि ये 0/0 आ जाए, तो उस वाले केस को हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड करके चलते हैं 0/0 वाला। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, ये मेरे पास क्या है, a/b है 3/5, ये है मेरे पास 6/10। ठीक है, डी मेरे पास हो गया 6/10, और ऐसे हो गया है मेरे पास 9/15, तो ये इक्वल है, हमें पता है। इसे इसमें जोड़ दूँ और ये वाला घटा दूँ, ये जोड़ दूँ ये घटा दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0/0। ये वाली फॉर्म को हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, बाकी ये प्रॉपर्टी हमारी काम करती है। आगे बढ़ते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए, अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दूँ आपस में, तो मैंने a/b इंटू में c/d करा, या इंटू में e/f कर दिया, इंटू में g/h कर दिया, कितनी वैल्यूज है मेरे पास, 1 2, कितने रेशियो यूज कर रहा हूँ, 3 और 4 रेशियो यूज कर रहा हूँ ना, तो कोई भी एक रेशियो ले लो, a/b 4 रेशियो को मल्टीप्लाई करा है तो पावर 4, इसे c/d की पावर 4, e/f की पावर 4 और g/h की पावर 4 लिख सकते। मल्टीप्लिकेशन में हमारा कुछ इस तरीके से चलता है। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है ये देखते हैं, ये याद रखना है आपको। कंपोनेंडो ऑपरेशन है एक, जो कहता है अगर a/b बराबर दे रखा है मुझे c/d के, देन कंपोनेंडो दैट इज a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इक्वल होगा क्या, ये कहता है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी बराबर होगा c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी के। मतलब ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज रहा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहती है। कैसे कर सकते हैं, आप कहेंगे सर a/b है, इधर भी +1 कर दो, c/d है, इधर भी +1 कर दो, यहाँ पे सोल्व करूँगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी, क्या ये बन गया मेरा ऑपरेशन, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये कॉम्पोनेंडो ऑपरेशन कहते हैं हम इसे। ऐसे ही मेरे पास होता है एक डिविडेंडो ऑपरेशन। अगर मुझे दे रखा है, बहुत फास्ट चल रहे हैं हम, एक एक चीज़ पे टाइम नहीं लगा रहे, ज़्यादा रुकेंगे नहीं, a/b बराबर दे रखा है c/d के, तो कहता है अगर मैं दोनों में क्या कर दूं, -1 कर दूं, ये मुझे दे रखा है, यहाँ पे -1 कर दिया, यहाँ पे भी -1 कर दिया, नेक्स्ट रिजल्ट क्या आएगा, आप कहेंगे सर ये बन जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी, और ये हो जाएगा c माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिविडेंडो ऑपरेशन हो जाएगा, जिसमें हमारे पास क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन वाला हो जाता है। ठीक है, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक, अब मेरे पास एक होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ध्यान से समझना। कंपोनेंडो ऑपरेशन में लगाता हूँ, अगर मुझे a/b इक्वल्स टू c/d दे रखा है, तो कंपोनेंडो ऑपरेशन कहता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी बराबर होगा c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। डिविडेंडो ऑपरेशन कहता है a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी बराबर हो जाएगा c माइनस डी डिवाइडेड बाई डी के। अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास जो ऑपरेशन बनता है वो होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c।
ये हो गया मेरा प्योर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ऑपरेशन। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसे याद रखेंगे, बहुत जगह हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, रेशियो में ना करें, आगे अलजेब्रा में करेंगे। ठीक, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ऑपरेशन होता है। अगर मेरे पास ये वाली फॉर्म में रिजल्ट दे रखा हो, इस पे अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दूं। देखो मेरे पास क्या था, ए क्या है, न्यूमरेटर है, बी क्या है, डिनोमिनेटर है, या फिर मैं इसे n1 इक्वल्स टू ए, d1 इक्वल्स टू बी लिख सकता हूँ। न्यूमरेटर 1 इक्वल्स टू ए, डिनोमिनेटर 1 इक्वल्स टू डी, न्यूमरेटर 2 इक्वल्स टू सी, डिनोमिनेटर 2 इक्वल्स टू डी। तो ए बाई बी, ए न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमरेटर 1 को, बी डिनोमिनेटर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे सी न्यूमरेटर 2, डी डिनोमिनेटर 2। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास होती है। इस पे अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ऑपरेशन लगा दूँ। क्या करूँ मैं, इस पे अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फिर से लगा दूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये न्यूमरेटर 1 मान लेता हूँ मैं इसे, ये डिनोमिनेटर 1 मान लेता हूँ, ये न्यूमरेटर 2, या इसे कैपिटल ए, इसे ऐसे समझो, इसे कैपिटल ए मान लिया, इसे कैपिटल बी मान लिया, इसे कैपिटल सी मान लिया और इसे कैपिटल डी मान लिया। तो ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी दे रखा है, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी बराबर होगा सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये हो जाएगा मेरे पास ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस ए, सिमिलरली सी प्लस डी माइनस डी डिवाइडेड बाई, सोल्व कर लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 2a बचेगा, नीचे 2b बचेगा, इधर 2c बचेगा, इधर 2d बचेगा, और ये मेरे पास a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई। तो मैंने a प्लस बी ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया, तो ये आता है। इस पर दोबारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया, तो फिर से मेरे पास a बाई बी और सी बाई डी निकल के आता है। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे रख दूँ, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इक्वल्स टू 7/5। मुझे बताना है x का मान क्या होगा। ठीक है, एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर ही सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना चाहें तो वाला ऑपरेशन भी परफॉर्म किया जा सकता है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे तो आप कहेंगे दिस प्लस दिस, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2x बचेगा, दिस माइनस दिस करूंगा तो 2 इंटू 3 बचेगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, दिस प्लस दिस 7 प्लस 5, 7 माइनस 5 करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये आएगा। आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल, x बाई 3 मेरा बराबर हो जाएगा 12/2 के, और यहाँ से मेरे पास 6, x का मान आ जाएगा 18। चलें आगे। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास, x रेशियो वाई 3/1 के बराबर है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या होगा। आप कहेंगे सर x रेशियो वाई क्या है, 3/1 है। ठीक है, इसका मतलब मैं x को 3a मान सकता हूँ, y को 3b मान सकता हूँ। बस बिल्कुल बेसिक से पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। x की जगह अगर मैं 3a रखूँगा, 3a का क्यूब माइनस a का क्यूब डिवाइडेड बाय, हाँ ये 1 है तो y को a मान सकता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास 3a का क्यूब प्लस a क्यूब। आप देखेंगे यहाँ पे 27 और -1 26 a क्यूब बचेगा। यहाँ पे मैं देखूंगा 28 a क्यूब बचेगा, a क्यूब से a क्यूब कट गया, 26/28 दैट इज 13/14। ये क्या आ गया, मेरा इस सवाल का उत्तर आ गया। अब देखो एग्जाम में बार बार, क्योंकि मुझे पता है जब मैं रेशियो में चीज़ें दे रखी है और रेशियो में ही निकालनी है, तो मेरे पास जो ये a वाला कंपोनेंट है, जो a यहाँ पे लगाया मैंने, ये यहाँ पे लगाया, इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या था, इसे सोल्व करूंगा a क्यूब आएगा, इसे सोल्व करूंगा फिर से a क्यूब आएगा, तो वो आपस में कटना ही था। तो डायरेक्टली मैं x को 3 रेशियो और y को 1 रेशियो मान के क्वेश्चन को सोल्व कर सकता, x की जगह 3 y की जगह 1 रखता और आंसर निकाल लेता, क्योंकि रेशियो में ही पूछा था। अगला सवाल मेरे पास 2 नंबर दे रखे हैं, m और n कुछ इस तरीके से, m रेशियो n रेशियो m माइनस n रेशियो एम एन, ये 7/1/60 है। हमें 1/m रेशियो 1/n बताना है कि क्या होगा। अब देखो, अगर मुझे 1/m रेशियो 1/n बताना है, क्या मुझे पूरी चीज़ की जरूरत पड़ेगी? नहीं। हमने कहा m प्लस n रेशियो m माइनस n ही अगर मैं देख लूँ तो ये मुझे दे रखा है 7/1। मुझे क्या बताना है, 1/m
रेशियो 1/n। सबसे पहले तो मैं m रेशियो n निकाल सकता हूँ, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा तो देखो m प्लस एन m माइनस एन, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जैसे ही लगाया तो ये m/n बन जाएगा मेरे पास। इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा, 7 + 1 8, 7 - 1 6, ये आ जाएगा मेरे पास 4:3। अगर m/1 ये है तो 1/m/1/n क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे m के करस्पॉन्डिंग 4 है तो 1/4, 1/n के करस्पॉन्डिंग 3 है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:4। दिस विल बी माई आंसर। चलें आगे। CGL 2019 टीयर 2 का सवाल है हमारे पास। इफ A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2 है, तो हमें बताना है कि 1/1 रेशियो A रेशियो B रेशियो B रेशियो C रेशियो A क्या होगा। देखो सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसे क्या कर सकते हो, पहले पूरा का पूरा इसे सिंपल बना सकते हो। 3, 2 और 4 है, इन तीनों का एलसीएम आएगा 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3:4 रेशियो मेरे पास 6 आ जाएगा। फिर A रेशियो B रेशियो C मिल गया, यहाँ पे डायरेक्टली पुट करोगे और अपना आंसर निकाल लोगे कि क्या आंसर आएगा। या तो आप इस तरीके से जा सकते हो, जैसे मैंने अभी निकाल ही लिया है, तो 3/4 रेशियो 4/6 रेशियो 6/3, ये मेरे पास वैल्यू निकल के आई। इससे काटूंगा तो 2:3 आ जाएगी, इससे काटूंगा तो मैं ये 2 आ जाएगा। अब देखो एलसीएम ले लेंगे, नीचे 4 और 3 है, 4 और 3 और यहाँ पे है 1, 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा मेरे पास 12, 12 से गुना करेंगे तो 3 × 3 = 9 आएगा, 4, 8, 2 चौक 8 और 12 दूनी 24, 9:8:24, ये मेरा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया मेरे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। क्या और कोई तरीका भी हो सकता था इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करने का। देखो ये तो बहुत बेसिक अप्रोच भी पूरा निकाला मैंने, लेकिन ऑप्शन भी दे रखे थे, मैं ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकता था इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आप देखेंगे मुझे क्या चाहिए, A/B रेशियो B/C रेशियो C/A। क्या खाली मैं ये वाला पार्ट निकाल लूँ तो मेरा आंसर आ सकता है। अगर मैं A/B रेशियो B/C निकाल लूँ तो भी मुझे लग रहा है मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि देखो ये दोनों रेशियो अलग हैं, ये दोनों रेशियो अलग हैं, ये दोनों रेशियो अलग है और ये दोनों रेशियो अलग हैं। ठीक है, तो मुझे पूरे पे जाने की जरूरत नहीं। अब देखो A रेशियो B दे रखा है मुझे, अब A रेशियो B 1:4 रेशियो 1:3 है, तो 1/A रेशियो 1/B। या फिर अगर मैं बात करूं A/B की वैल्यू निकालूं दिस बाय दिस, तो ये क्या होगा 1/4 डिवाइडेड बाय 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास A/B क्या आएगा 3/4 आएगा। ऐसे ही अगर B/C की बात करूंगा मैं, तो ये क्या आएगा मेरे पास 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2/3। तो मेरे पास A/B रेशियो B/C आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9:8। तो पहली दो डिजिट मेरी क्या होगी 9:8 होंगी, चार ऑप्शन में से देखा, वो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, रेशियो मेंटेन होना चाहिए। 9:8 की जगह अगर यहाँ पे माइनस आपको दिखता है 18:16, तो वो भी ट्रू होता। ए रेशियो भी हमें 9:8 चाहिए ना, रेशियो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, उसका मल्टीपल हो सकता है। चलें आगे। क्वेश्चन है A रेशियो B + C रेशियो A + B दे रखा है, B रेशियो A + C का मान बताना है। अब कैसे करेंगे, A/में B + C कितना है 1/3, C/में A + B कितना है मेरे पास 5:7। अब देखो इन दोनों रेशियो को यूज करके मुझे बताना है B रेशियो A + C क्या होगा। क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जब भी हमें रेशियो दे रखे हैं तो हम कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा कॉमन रेशियो क्या आएगा। अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ, मुझे A यहाँ पे दिख रहा है, क्या यहाँ पे A है डायरेक्टली नहीं है, यहाँ पे B + C क्या यहाँ पे डायरेक्टली B + C दिख रहा है नहीं। कोई भी रेशियो को मैं कॉमन नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं लॉजिकली सोचूं A है B है और C है, क्या A + B + C रेशियो A + B + C रेशियो मुझे यहाँ है कितना होगा, ये बन रहा है 4। C है A और B, कम कर दूंगा A + B + C रेशियो कितना बन रहा है, ये 12 बन रहा है। क्या A + B + C रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं। अगर इन दोनों का रेशियो मुझे मेंटेन करना है तो ये 4 रेशियो है, ये 12 रेशियो है, तो इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। तो मतलब मुझे 12 रेशियो बनाना है, तो ये 4 है, 4 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए, 4 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, तो 3 से अगर 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 1 × में 3 और ये 3 × में 3। अब रेशियो मेंटेन हो चुके हैं,
क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप कहेंगे सर ए रेशियो रिप्रेजेंट करता है 3 को, सी रेशियो रिप्रेजेंट करता है 5 को, और अगर ए प्लस बी रेशियो 7 को रिप्रेजेंट करता है तो मेरे पास ए रेशियो क्या है, 3 है। 3 प्लस बी 7 के बराबर, तो बी का मान कितना आ जाएगा, 4 रेशियो। क्वेश्चन हो गया खत्म। बी है 4 और ये हो जाएगा 3 प्लस 5 8, 1/2। दिस इज माई आंसर। क्लियर है सभी लोगों को? चले आगे। अगला सवाल हमारे पास 3x इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू 4z दे रखा है, x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। जब भी इस तरह का सवाल हो डायरेक्टली करते हैं, x रेशियो y रेशियो z, अगर इस तरह की फॉर्म दे रखी हो ना 3x इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू 4z, तो x रेशियो क्या होता है, y का कोफिशिएंट इनटू में z का कोफिशिएंट। y रेशियो क्या होता है, x का कोफिशिएंट इनटू में z का कोफिशिएंट, और z रेशियो क्या होता है, x का कोफिशिएंट इनटू में y का कोफिशिएंट। तो मेरे पास ये आ गया 20 रेशियो 12 रेशियो 15। दिस इज माई आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, इसमें भी अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, खाली मैं अगर देख लेता 3x इक्वल्स टू 5y को, तो मैं x रेशियो y निकाल लेता, डेट इज 5 रेशियो 3। तो मेरा x रेशियो y 5 रेशियो 3 आना चाहिए। चार ऑप्शन में देखो, क्या ये 5 रेशियो 3 बनेगा काट के, ये तो 3 रेशियो 4 बनेगा, नहीं हो सकता। क्या ये 5 रेशियो 3 बन रहा है, बन रहा है। क्या ये 3 रेशियो 2 बन रहा है, 5 रेशियो 3 ये भी नहीं बन रहा, 5 रेशियो 3 ये भी नहीं बन रहा। तो खाली पहली दो स्टेटमेंट को देख के भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता था, बट बेसिक भी बहुत आसान है, तो मैंने पूरा ही निकाल लिया कि मैं ऑप्शन में क्यों ही फंसूँ। बेसिक से पूरा ही निकाल लो, कितना टाइम लगेगा इसे करने में, 10 से 15 सेकेंड। अच्छा, ये आया कैसे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये आप एसेंस देख सकते हैं। इसे 3x इक्वल्स टू 4y इक्वल्स टू 5z को मैं k मान लूंगा, तो मेरे पास 3x को k के बराबर पुट करूंगा, x का मान आ जाएगा k/3, ऐसे y का मान आ जाएगा k/4, और मेरे पास z का मान आ जाएगा k/5। मैं रेशियो निकालूंगा x रेशियो y रेशियो z, तो ये आएगा 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। फिर मैं एलसीएम लूंगा ना अगर इनका, तो अब देखेंगे 3 है 4 है 5 है, एलसीएम आएगा 3 इंटू 4 इंटू 5, या एलसीएम भी ना भी लेते, मैं कोई भी एक इन तीनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर देता, जिससे कि न्यूमरेटर में मेरे पास क्या आ जाती है, एक इंटीजर वैल्यू आ जाती। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 इंटू 5, ये मेरे पास होगा 3 इंटू 5, और ये होगा मेरे पास। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? तो मेरे पास ये वही चीज़ निकल के आई जो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही मेरे पास थोड़ा बड़ा हो जाता तो क्या करते, मान लो मुझे कहते 3x इक्वल्स टू 4y इक्वल्स टू 5z इक्वल्स टू 7a। बता दो मुझे भैया x रेशियो y रेशियो z रेशियो a क्या होगा। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करते हैं, अभी मेरे पास यहाँ पे क्या है, x निकालना है, x को छोड़ के बाकी सारे जितने वेरिएबल्स उनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 5 इंटू 7। y का निकालते तो 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ऐसे ही z का निकाल लो और a का निकाल लो। क्लियर है? तो ऐसे कर लेते हैं, कितना भी बढ़ता जाए, जो है उसे छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई। क्वेश्चन है मेरे पास, sum of money is to be divided among A, B and C such that A share is equal to twice B's share and B share is 4 times of C's share, then their shares are in the ratio। कहता है कुछ पैसे A, B, C में हमने डिवाइड करे कुछ इस तरीके से, A का जो शेयर है वो डबल है B के शेयर के, और जो B का शेयर है वो 4 टाइम्स है C के शेयर के। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि उनके शेयर्स का रेशियो क्या रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ A 2B के बराबर है और B अगर 4C के बराबर है, तो यहाँ पे अगर 2B को लिखूँ मैं, तो 2 इंटू 4C ये 8C के भी बराबर हो जाएगा, मैंने एक ही रेशियो में लिख दिया। अगर मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ A रेशियो B रेशियो C क्या आएगा, A रेशियो होगा 2 इंटू 8 16, B रेशियो होगा 1 इंटू 8 8, और C रेशियो कितना होगा 2 इंटू 1 2। 2 से काट देंगे 8 रेशियो 4 रेशियो 1। ठीक है, या तो हम इसे ऐसे देखते हैं, वरना कहते हैं आप A का शेयर क्या है, डबल है B के शेयर के, तो A रेशियो B अगर मैं निकालूं, A का शेयर क्या है, डबल है B के शेयर के। जो B का शेयर है वो 4 गुना है C के शेयर के, मतलब 4 रेशियो 1। B का शेयर यहाँ पे 1 रेशियो, यहाँ पे 4 रेशियो, इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे 4 से गुना और यहाँ पे 1 से गुना, रेशियो इक्वेट करने के लिए। अब आप देखो A रेशियो कितना आया, 2 इंटू 4 8, B रेशियो कितना आया 4, और C रेशियो कितना आया, कैसे मर्जी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है।
ठीक, जो भी दिमाग में पहले स्ट्राइक कर जाए वो। बाकी रेशियो वाला जनरली इजी रहता है मैक्सिमम केसेस में करना। क्वेश्चन है मेरे पास a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए रेशियो दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी का मान भी दे रखा है, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c बताना है। देखो अगर ये सारे के सारे रेशियो दे रखे हैं a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, तो मैं क्या कह सकता हूँ a प्लस बी को मैं क्या मान सकता हूँ, ये 7 रेशियो के बराबर है 7x मान सकता हूँ। b प्लस सी को मैं क्या मान सकता हूँ 6x, और यहाँ पे c प्लस ए को क्या मान सकता हूँ मैं 5x। ठीक है, मुझे 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c मुझे कहीं ना कहीं ये रेशियो निकालना है। ठीक है, तो मुझे अगर a रेशियो का मान मिल जाए b रेशियो का c रेशियो का, मैं काम कर जाऊंगा। सोल्व करेंगे इसे, कैसे करेंगे, जब तीनों इंडिविजुअल दे रखे हैं, तीनों को अगर मैं सम कर दूं तो मेरे पास ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ये किसके बराबर 13 18x, और यहाँ से 2 से काट दूंगा तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा मेरा, ये बराबर आ जाएगा 9x के। x मानने की जरूरत नहीं थी बट मैंने आपको समझाने के लिए मान लिया। अगर a प्लस बी प्लस सी 9x है तो a प्लस बी को अगर इसमें घटा दूं तो c का मान क्या आएगा मेरे पास 9 माइनस 7 2x। b का मान b प्लस सी को घटाऊंगा तो a का मान क्या आएगा, 9 में से 6 को घटाया 3x, और अगर c प्लस a को घटा दिया इसमें से तो मेरे पास b का मान आएगा डेट इज 4x। ये आ गया। अब मुझे रेशियो बताना है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, तो ये x एक्सिस तो कट जाएगा। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे तीनों चीजें मुझे रेशियो में दे रखी थी और मुझे 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c ये भी रेशियो में ही बताना था। तो मुझे डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ, मुझे इस वाली स्टेटमेंट की a प्लस बी प्लस सी इतना है तो x का मान निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेशियो में ही चीजें पूछी गई है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब 1/, देखो 1/a करूंगा तो 1/3x आएगा, 3 बचेगा, x कटेगा आगे जाके। 1/b करूंगा 1/4 आएगा, और 1/c करूंगा तो 1/2 आएगा। सोल्व करेंगे इन तीनों का, 3 इंटू 4 इंटू 2 ही आएगा, या फिर आप 12 एलसीएम ले लो सीधा। ये मेरे पास 4 आएगा, ये 3 आएगा और ये 6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है, सभी लोगों को समझ आ रहा है ना? ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं बट ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पहले से भी आती होंगी मुझे लगता है। अब जैसे ये वाला सवाल है, कहता है a रेशियो b 1/2 है, b रेशियो c 3/4, c रेशियो d 6/9, d रेशियो e तरह। हमें a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो e बताना है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस परसेंटेज चैप्टर में मैंने कराए हैं, कैसे वो सांप सा बनता है और उससे हम सोल्व कर लेते हैं एक तरीके से। बाकी इस क्वेश्चन को करने का और तरीका भी, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन से करना हो। a रेशियो b क्या है 1/2, देखो 1/2 है नहीं है, 1/2 है, 1/2 नहीं है, 1/2 है। b रेशियो c 3/4, 3 रेशियो, ये दोनों तो कट ही गए तो ये नहीं हो सकते। 3/4 है नहीं है, ठीक है, 3/4 है। तो मैंने जैसे ये दोनों ही चीजें चेक करी तो मुझे पता चल गया मेरा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो सकता है, ये मेरा करेक्ट आंसर है, बाकी तो सही है ही नहीं। तो ऐसे भी जल्दी हो जाता है कई बार। ठीक है, बेसिक तरीका मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ आपका। मैंने कहा a रेशियो b अगर मुझे दे रखा है 1/2 है, b रेशियो c मुझे दे रखा है कितना 3/4 है, c रेशियो d मुझे दे रखा है कितना 6/9। 6/9 को अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो 2/3 बचेगा। d रेशियो e 12 है 16 है, काट दूंगा 4 से तो 3/4 बचेगा। मैंने आपको बताया था a रेशियो क्या होता है इसमें। सबसे पहले a यहाँ पे आ रहा है, पहले तो हम जब इसे लिखते हैं नीचे तो इस ऑर्डर में लिखना चाहिए, a के बाद b आया तो b से यहाँ शुरुआत हो, फिर c से यहाँ शुरुआत हो, फिर d से यहाँ शुरुआत हो। अगर ऐसे चल रहा है तो ही हम ऐसे करते हैं। मैंने देखा a कहाँ आ रहा है, सिर्फ a यहाँ पे आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा। अगर a यहाँ पे आ रहा है सीधा इस साइड, तो इस साइड वाले, ये लेफ्ट साइड है मेरी राइट साइड है, लेफ्ट साइड वाले सारे के सारे इसके नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3 × 2 × 3। फिर मेरे पास है b, b यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। b कहाँ पे आ रहा है, दो जगह पे आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो उसमें क्या करते हैं, राइट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के ऊपर वाली सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई, और लेफ्ट हैंड साइड में जो पहली अकरेंस है उसके नीचे वाली सारी साइड मल्टीप्लाई। तो मेरे पास यहाँ पे b का रेशियो होगा 2 × 3 × 2 × 3। फिर मैंने कहा यहाँ पे c रेशियो अगर मुझे निकालना है, चलो अब c यहाँ पे आ रहा है पहली बार और फिर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ राइट हैंड साइड में ऊपर वाले मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे आए उसके नीचे वाले मल्टीप्लाई। तो ये होगा मेरे पास 2 × 4
इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही अगर डी का बताऊं, खुद से सोचना है भाई, क्या आएगा डी का? डी आप कहेंगे सर देखो पहली बार यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ इसके ऊपर वाले सारे, फिर यहाँ पे आ रहा है तो ये नीचे वाले सारे लेफ्ट हैंड साइड के, तो 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3। और अगर मैं यहाँ पे ई को ले जाऊं, ई क्या होगा? ई सिर्फ ये डी और ई है, ई सिर्फ यहाँ पे आ रहा है तो इसके ऊपर वाले सारे जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा 2 4 3 और 4। इसे सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, कंप्लीट रेशियो आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ये? आगे बढ़ते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी दे रखा है हमें। हमें बताना है ए रेशियो डी क्या होगा। सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन, सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। ए रेशियो बी दे रखा है 3 रेशियो 4, बी रेशियो सी दे रखा है 5 रेशियो 6, सी रेशियो डी दे रखा है 12 रेशियो 17, और ए रेशियो डी दे रखा है, ए निकालना है। अब देखो ए रेशियो डी निकालना डायरेक्टली, ए बी सी डी ऑर्डर मेंटेन्ड है, डायरेक्ट करेंगे। ए कहाँ आया? पहली बार यहाँ पे आया और कहीं नहीं आया, लेफ्ट साइड वाला रेशियो है तो इसके नीचे के सारे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 5 इंटू 12। डी रेशियो ठीक है, यहाँ पे आया कहीं नहीं आया, ये है राइट हैंड साइड में, इसके ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई, 4 इंटू 6 इंटू 17। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा राइट हैंड साइड में, यहाँ पे कहीं कटेगा नहीं। तो रेशियो में भी आप चेक कर सकते हैं 17 का मल्टीपल कौन सा है, ये दोनों ही है, 17 नहीं है 17 नहीं है। ठीक, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ काटेंगे तो यहाँ पे काटूंगा तो 2 आ जाएगा, 4 से काटूंगा तो 3 आ जाएगा, 15 और 34। दिस इज माई आंसर। क्लियर है सबको? सब समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। सीजीएल 2021 टीयर 2 का क्वेश्चन है। कहता है हमारे पास 1250 रुपए हैं, ये ए बी सी और डी में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जो बी और डी का टोटल शेयर है वो 14/11 है, टोटल शेयर ऑफ ए और सी के। डी का शेयर हाफ है शेयर ऑफ ए के, सी का शेयर 1.2 टाइम्स है शेयर ऑफ ए के। हमें बताना है ए बी सी और डी के शेयर क्या होंगे इंडिविजुअली। ठीक है, अगर 1250 रुपये ए बी सी और डी में बांटने हैं तो सबसे पहली चीज़ तो मैं कहूँगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 1250 के बराबर। बी और डी का जो टोटल शेयर है रेशियो, जो ए और सी का टोटल शेयर है, ये दे रखा है 14/11। आगे दे रखा है डी का जो शेयर है हाफ है ए के शेयर के, डी का शेयर जो है हाफ है ए के शेयर के। ठीक है, सी का जो शेयर है 1/2 टाइम्स है ए के शेयर के, तो सी बाई ए अगर मैं निकालूं तो ये हो रखा है 1/2 टाइम्स ऑफ ए शेयर, तो 1/2 रेशियो 1 आएगा, जिसे सोल्व करके आप 6/5 कर सकते हैं। ठीक है, 1/2/1 क्या होता है 12/10, डेट इज 6/5। अब हमें सोल्व करके बताना है ए बी सी और डी का इंडिविजुअल शेयर क्या होगा। देखो पहली चीज़ें क्या होगी, या तो मैं ऑप्शन से जाऊंगा या मैं बेसिक से ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन से जाता हूँ तो आप कहेंगे सर सबसे पहली क्वेश्चन तो चारों का सम कितना होना चाहिए 1250। आप चारों ऑप्शंस में ट्राई करके देखेंगे 1250 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, वो पहली कंडीशन आपकी हो सकती है। दूसरी कंडीशन आप देखेंगे कि भैया चलो ए और डी के बीच में रेशियो दे रखा है, डी क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए ए का। डी क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए ए का। ए का आधा है, नहीं है। डी क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए ए का, है। डी क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए ए का, नहीं है। डी क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए ए का, है। तो 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। फिर मैंने कहा कि चलो आगे बढ़ते हैं, सी रेशियो ए 6/5 होना चाहिए। अगर मैं सी रेशियो ए देखूं 6/5, ठीक है, 50 से काटूंगा तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। चलो हो गया, दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर बी प्लस डी रेशियो ए प्लस सी, बी प्लस डी 650, इन दोनों को 550, 650 रेशियो 550 कितना आएगा, 50 से काटेंगे 13 रेशियो 11, ये तो 14 रेशियो 11 है, तो ये कट गया, तो क्या बचा, यही आंसर होगा। अभी मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, मतलब बेसिक से एक एक की वैल्यू नहीं निकाली, तो हम इस तरीके से कर पा रहे हैं ऑप्शन से। वरना आप डायरेक्टली अगर बेसिक से भी करते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ए रेशियो को इक्वेट करते हैं। ये हो गया डायरेक्ट तरीका करने का।
अब यहाँ पे इस तरह के सवालों में जब भी करना होता है, पहले एक वेट हम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप चाहते तो यहाँ पे ए बी सी डी चारों रेशियो दे रखे हैं, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी, और यहाँ पे भी ये चारों दे रखे हैं। तो रेशियो को, एक रेशियो की वैल्यू निकाल के बी प्लस डी का मान, ए प्लस सी का मान निकाल सकते हैं। फिर आगे चल के आप पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। चलो मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, वरना यहाँ पर ए रेशियो को इक्वेट बना के खाली रेशियो में वैल्यू निकालता तो भी कर सकता था। सबसे पहले मैंने क्या करा, 14 और 11 ये हो गया 25 रेशियो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, ठीक है। 25 रेशियो किससे रिप्रेजेंट करेगा, 1250 को। एक रेशियो किससे रिप्रेजेंट करेगा, 50 को। एक रेशियो 50 को रिप्रेजेंट करेगा, तो बी प्लस डी मेरे पास कितना आ गया, ये हो जाएगा 14 इंटू में 50, ये हो जाएगा मेरे पास 700। ए प्लस सी कितना आएगा, 11 इंटू में 50, तो ये 550 हो जाएगा। एक तो पहले आप यही चेक कर सकते हैं कौन से ऑप्शन में ये चीज़ मैच कर रही है, ठीक है। अगर ए प्लस सी और ये मुझे मिल गया, देखो ए प्लस सी कितना है 550, यहाँ पे ले जाओ। ये 6 प्लस 11, 6 प्लस 5 11 रेशो, 11 रेशो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 6 प्लस 5 है ना, तो 11 रेशो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस सी 550 को। तो एक रेशो फिर से मेरा 50 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशो ऑलरेडी मेंटेन्ड है। अगर एक रेशो 50 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो सी कितना हो जाएगा, 6 इंटू 50 300। ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 50 250, है या नहीं। तो मेरा यहाँ पे क्या निकल गया, सी निकल गया 300, ए निकल गया मेरे पास 250, ठीक है। अगर ए 250 है, देखो एक दो रेशो 250 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेशो यहाँ पे 125 को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे ये 1 इंटू में 125, ये हो जाएगा 125। तो डी रेशो किसके बराबर, डी 125 के बराबर हो गया। अगर डी 125 हो गया, यहाँ पे 125 रखेंगे, तो बी कितना आ जाएगा मेरे पास, 575। ये बेसिक हो गया। चलें क्या आगे, अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, ठीक है। आपको ही फ़ायदा होगा, आपके काम की चीज़ें मिलती हैं। कोई भी रेलिवेंट चीज़ें हम चैनल पे नहीं करते। फोकस ये है कि हम जो भी करें आपके बेनिफिट के लिए करें, अदरवाइज़ ना करें। बाकी टेलीग्राम चैनल पे सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाए, ओके कहते हैं, मॉक फॉर्म में पीडीएफ मिल जाएगी, एसएससी फॉर्मेट में पीडीएफ मिल जाएंगी, जिससे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हर बार नए एग्जाम के आंसर के बाद आपको नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं। टेलीग्राम चैनल पर बहुत दिन रात मेहनत करते हैं पीडीएफ बनाने के लिए, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है लेटेस्ट पैटर्न पे भी, जिससे कि आप कभी भटके ना, अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन में करते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इंपॉर्टेंट प्लेट है जो आप देखेंगे। अभी इसके अंदर फिजिक्स का कंप्लीट क्रैश कोर्स, बायोलॉजी केमिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का भी आज डाल दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बायोलॉजी का क्रैश कोर्स भी कल या परसों तक डल जाएगा, वरना आप फ्यूचर में देख रहे हैं तो डल चुका होगा। और उसके बाद इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के भी क्रैश कोर्स हम जीके के डालेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे ही, जिससे कि आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रहे। मैथ्स का मैं करा ही रहा हूँ, और धीरे धीरे कोशिश चल रही है कि सब कुछ आपको कराएं यूट्यूब पे भी। और जो बिल्कुल डिटेल में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं कि हाँ मुझे कुछ कमी छोड़नी ही नहीं है अपनी तरफ से, मुझे टॉप लेवल पे जाना ही है, मुझे बेस्ट मार्क्स लेके बेस्ट रैंक निकालनी है, ठीक है, और मुझे सिलेक्शन 100% लेना है, तो आप आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा ओनली इन 1999, सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड होंगे, ठीक है। जितनी भी क्लासेस, प्रैक्टिस सेशंस हो गए, फाउंडेशन क्लासेस हो गए, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्लान के अंदर। सारी रिकॉर्डेड वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएंगी आपको, मैक्सिमम सेक्शंस कवर्ड हो चुके हैं। खाली मैथ्स का कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो 3 प्लान है। 1 ईयर प्लान खाली मैथ्स के लिए 6 मंथ्स और 3 मंथ्स के 699 फॉर 3 मंथ, जिसमें आप कंप्लीट मैथ्स अपना पूरा कवर कर सकते हैं, बेसिक टू हाई लेवल, ठीक है। तो यू कैन ऑप्ट फॉर इट। 6 महीने का अपने हिसाब से, जितना टाइम आपके, अगर ज़्यादा वीक है तो आप 1 साल वाला प्लान लें, ठीक है। आपको लगता है कि खाली मैथ्स ही पढ़ने, 6 महीने वाले प्लान के साथ भी आप जा सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास, देखो क्वेश्चन में कहता है कि एक मेरे पास 6342 रुपये ये ABCD में बांटे गए, जिसका रेशियो है ये। हमें बताना है कि बी और डी के शेयर में डिफरेंस क्या होगा। देखो सबसे पहले बी और डी, ये बी है और ये डी है, इनके शेयर में डिफरेंस है 2 रेशियो का। टोटल अगर मैं रेशियो में देखूँ ABCD 7, 15 और 21, किस रेशियो टोटल शेयर है। टोटल अमाउंट जो इन चारों में बांटा गया है वो है 6342, तो 21 रेशियो किसके बराबर होगा, 6342 के बराबर होगा। मुझे 2 रेशियो का मान बताना है, क्या आंसर आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन की चारों यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो यूनिट डिजिट से ही मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। आप कहेंगे सर 21 और 2 तो कोप्राइम में आपस में कटेंगे नहीं, तो 21 से ये पूरा का पूरा कटेगा, ठीक है। मतलब मेरे पास वैल्यू जो आएगी, एक रेशियो आएगा 6342 डिवाइडेड बाई 21 इंटू में यहाँ पे 2। तो मैं यूनिट डिजिट से करता, ये 1 रेशियो है, ये किस 1 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2 आए, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
और 2 इंटू 2 कितना होता है 4। जो भी आंसर होगा यूनिट डिजिट 4 होगी, तो ये मेरा इस सवाल का उत्तर है। बाकी आप बेसिक से भी कर सकते हैं, 3 टाइम्स जाएगा, फिर 302 इंटू में 2 करेंगे। अगला सवाल हमारे पास 3 नंबर हैं, पहले और दूसरे नंबर का रेशियो, दूसरे और तीसरे नंबर का रेशियो दे रखा है, ठीक है। पहले और तीसरे नंबर का प्रोडक्ट हमें दे रखा है, तो हमें बताना है तीनों नंबर का सम क्या होगा। ए रेशियो बी, पहले 2 नंबर मान लिए 8:9 है। सेकंड और थर्ड नंबर बी रेशियो सी, 3:4 मान लिया। मुझे पहले और तीसरे नंबर का प्रोडक्ट ए इंटू सी दे रखा है, मुझे कितना 2400। ध्यान से करना, इसमें लोग सिली मिस्टेक कर जाते हैं। हमें बताना है सम क्या होगा तीनों नंबर का, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलो सोल्व कर। सबसे पहले तो रेशियो मेंटेन करेंगे। यहाँ पे बी और बी दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 3 है 9 है, तो इसे भी 9 बना लेंगे, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। 8:9 रेशियो ये बी हुआ, और ये मेरे पास 12 हो गया। अगर मुझे इनका सम बताना है, तो चांसेस है जो मेरा सम आएगा इनका एडिशन हो सकता, मतलब जो इनका ऐड करके रेशियो बनेगा 12 और 9 21 और 8 29। मेरा आंसर जो होगा 29 रेशियो का मल्टीपल होगा, ये मुझे लग रहा है। 29 का मल्टीपल कौन कौन सा है, ये मेरा 29 का मल्टीपल है, ये मेरा 29 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है, और ये नहीं। तो अगर मैं ऑप्शन से जाता हूँ, तो चांसेस जो है मेरा आंसर सही होने के ऑप्शन नंबर ए के ही है। ठीक, अब बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, आप ये देखो। मुझे ए और सी का प्रोडक्ट दे रखा है, तो ये 8 है और ये 12 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये ए रेशियो बी रेशियो सी लिख रहा हूँ, तो मैं लिखता क्या हूँ कि ये भैया 8 ए होगा, ये बी मेरा क्रॉसपोंड करेगा 9 ए को, सॉरी ए दे रखा है तो एक्स मान लेता हूँ। मैंने कहा ए रेस्पॉन्ड क्रॉसपोंड करेगा 8 एक्स को, बी क्रॉसपोंड करेगा 9 एक्स को, एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, सी क्रॉसपोंड करेगा 12 एक्स को। तो मुझे यहाँ पे ए और सी दे रखा है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 एक्स और 12 एक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये 2400। अब ध्यान से देखो, 8 इंटू 12 या काट दो, 12 से काटा तो 200, और 8 से काटूंगा तो ये मेरे पास आएगा 25। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मेरे पास 25 के बराबर है, एक्स स्क्वायर 25 के बराबर है, तो एक्स का मान क्या आएगा, +-5 आता है। फिलहाल आप यहाँ पे +5 लेके चलेंगे, क्योंकि नंबर्स दे रखे हैं, जब भी पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो एक्स अगर नेगेटिव हो गया तो नंबर नेगेटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये एक्स स्क्वायर 25 के बराबर है, ना कि एक्स 25 के बराबर। इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रोडक्ट के केस में ये है ना एक्स वाला, ये 2 बार आ गया, जो कॉमन पार्ट था तीनों नंबर्स के बीच में। तो एक्स का मान मेरे पास 25 आएगा, और अगर एक्स का मान 25 आ गया, एक्स का मान सॉरी एक्स स्क्वायर 25 आएगा, एक्स 5 आ गया, तो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी कितना था 29 रेशियो, 29 इंटू में 5, 145 इज माई आंसर। करेंट राय क्या आएगा आंसर। एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, मे बी मेरे ख्याल से 2016 या 17 में पूछा गया था। कहता है गलती से 170 रुपये को, जो कि मुझे डिवाइड करना था 1:2:1/3:1/4 में, इसे हमने डिवाइड कर दिया 2:3:4 में। हमें बताना है इससे किसको फ़ायदा हुआ सबसे ज़्यादा, और कितने का फ़ायदा हुआ। तो मैं कहूँगा मेरे पास 170 रुपये, 170 रुपये का मतलब ए में को जितना देना है, बी को जितना देना है, और सी को जितना देना है, ये इसका सम मुझे दे रखा है 117। मुझे बांटना था किस रेशियो में, ए रेशियो बी रेशियो सी में, 1/2:1/3:1/4 में। ठीक है, अगर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आता है मेरे पास, क्या आता है 12, तो 12 से गुना करके मैं निकाल सकता हूँ, क्या आएगा 6:4:3। इसे थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, जब भी इस तरह का रेशियो दे रखा हो ना, 1/2:1/3:1/4, यहाँ पे 1 हो या कुछ भी हो, सीधा रेशियो सिंप्लीफाई करने का तरीका है, आप इसमें एलसीएम लेके मल्टीप्लाई ना भी करें तो भी चल जाता है। इस वाले में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 1 × 3 × 4 12 आएगा। फिर इस वाले में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस वाले में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर रेशियो निकाल के भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैं डायरेक्ट अगर रेशियो निकालता, 1/2 1/3 1/4 दे रखा है, तो इस साइड मेरे पास जो ए रेशियो बी रेशियो सी आता, मैं कहता ए रेशियो क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट का मल्टीप्लाई 3 × 4, ये होगा मेरे पास फिर सेकंड वाला,
ये निकालना है इसका रेशियो, तो 2 × 4, और थर्ड वाला निकालना है कि कोरोस्पॉन्डिंग रेशियो, तो 3 × 2, डिनोमिनेटर वाले पार्ट का मल्टीप्लीकेशन। अगर न्यूमरेटर में 1 के अलावा कुछ है तो वो वाला इसके अंदर मल्टीप्लाई होता ही। तो ये मेरे पास 12:8:6 आता है, जिसे मैं 6:4:3 लिख देता हूँ मेरे पास यहाँ पे। ठीक, मुझे इस रेशियो में मैंने गलती से इस रेशियो में बांट दिया, लेकिन सॉरी मैं रिपीट करता हूँ, एक्चुअल रेशियो मुझे क्या करना था, इस रेशियो में बांटना था, लेकिन मैंने गलती से किस रेशियो में बांट दिया, बाय मिस्टेक जो 170 रुपये थे हमने उसे बांट दिया 2:3:4 में। हमें बताना है कि किसको फायदा होगा और कितने का। देखो हमें यहाँ पे जो सोचने वाली चीज़ है वो सिर्फ इतनी सी है कि भैया ये 170 रुपये बांटने थे, तो टोटल अमाउंट तो मेरे पास, जब मैं एक्चुअली जो जिस रेशियो में बांटा था उस रेशियो में बांटता तब भी 170 रुपये को ही बांटता, और जब मैं गलती से बांट रहा हूँ तब भी 170 रुपये को ही तो बांट रहा हूँ। तो टोटल अमाउंट जो मेरे पास है वो क्या है, 117 ही है। ठीक है, टोटल अमाउंट दोनों केसेस में क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम टोटल अमाउंट जो बांटा गया है। यही चीज पकड़ के हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर मैं टोटल अमाउंट का यहाँ पे रेशियो निकालने की कोशिश करूँ, 6 और 4 10 और 3 13 रेशियो, यहाँ पे टोटल अमाउंट का 4 और 3 7 और 2 9 रेशियो, टोटल अमाउंट मेरा कितना है, टोटल अमाउंट तो मेरे पास 170 रुपये है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ऊपर वाले केस में एक रेशियो रिप्रेजेंट करता है, 13 इंटू में 9 क्या होता है, 117 होता है, 9 इंटू में 13 क्या होता है, 117। तो यहाँ पे एक रेशियो 13 को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे एक रेशियो 9 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर एक्स इसी में थोड़ा आगे ले जाके इसमें 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9 6 जा 54, यहाँ पे 9 4 जा 36, और यहाँ पे 9 3 जा 27। ABC को इतना इतना बांटा जाना था, एक्चुअल में बांटा कितना कितना गया, 13 इंटू में तो 26, 13 इंटू में 3 39, और यहाँ पे 13 इंटू में 4 52। किसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ और कितने से। ठीक है, बाई मिस्टेक वाला मुझे बताना है कि गलती से बांट रहे पे किसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। तो आप देखेंगे ये सी को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, यहाँ पे 3 का फायदा है, यहाँ पे नुकसान है, यहाँ पे फायदा है कितने का, 25 का। तो सी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ कितने का, 25 का। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है क्लास के अंदर, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है रेशियो के अंदर। एक और सवाल इस तरह का CGL 2019 में पूछा, एक पर्सन को कुछ पैसे डिवाइड करने थे अपने 3 बेटों में, किस रेशियो में, 3:4:5 में। कहता है अगर वो इसकी जगह 1:3 1/3 1/4 1/5 में बांटता, तो जो बेटा पिछली बार सबसे कम पैसे पा रहा था उसे इस बार 1188 रुपीज ज़्यादा मिलते। तो हमें बताना है कितने पैसे इन तीनों बेटों में बांटे जाने हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ पहले ओल्ड, तीनों बेटों को A B और C में, तो इन्हें पहले पैसे बांटे जाने थे 3:4:5 में। कहता है अगर जो रेशियो है वो चेंज कर देते 1/3 1/4 1/5। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, ए रेशियो क्या हो जाएगा, इसे छोड़ दो, 4 और 5 का मल्टीप्लीकेशन 20, बी रेशियो क्या हो जाएगा, 3 और 5 का मल्टीप्लीकेशन 15, और सी रेशियो क्या हो जाएगा मेरा, इसे छोड़ के 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन। हमने क्या करा, इस रेशियो में बांट दिया। तो जो जिसे सबसे पहले सबसे कम मिल रहा था, सबसे कम किसे मिल रहा था, ए को मिल रहा था सबसे कम पहले, तो इसे अब क्या मिल रहा है, पहले से 1188 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो टोटल अमाउंट बताना है कितना। अच्छा, अभी भी सेम चीज़ है मेरे पास, पैसा जो पहले बांटा गया और जो पैसा अब बांटा गया वो टोटल अमाउंट तो सेम ही है। ठीक है, बस रेशियो चेंज हुआ है। तो टोटल अमाउंट देखो, पहले कितना था मेरे पास, 7 5 12 रेशियो, अब कितना है टोटल अमाउंट, 35 और 12 47 रेशियो। क्या ये दोनों रेशियो मुझे इक्वल करने पड़ेंगे, टोटल अमाउंट को सेम करना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 12 इंटू में 47 ही आएगा मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 12 में किससे मल्टीप्लाई, इस वाले में 47 से मल्टीप्लाई, और इसमें 12 से मल्टीप्लाई, सारे रेशियो मेरे इक्वेट हो जाएंगे। ठीक, पूरा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है मुझे, बस पहले वाले का देखना है, इसे कुछ ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं।
अब इसे कितने पैसे मिलेंगे, 3 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 3 इंटू में 47 रेशियो को, 3 इंटू 47। अब इसे इतना पैसा मिल रहा, पहले इतना पैसा मिल रहा था इसे, अब कितना मिल रहा है, 20 इंटू में 12, 240 रेशियो। अब जो उसे पैसा मिल रहा है वो पिछले के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है, वो ज़्यादा है हमारे पास 1188 रुपीज़। तो यहाँ से मैं एक रेशियो का मान निकाल सकता हूँ। टोटल अमाउंट है मेरे पास 12 इंटू 47 रेशियो, फिर जो एक रेशियो का मान आएगा उसमें मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास या तो मैं देख लूँ वहाँ पे कि मेरा जो आंसर है 12 इंटू 47 है, चांसेस है मेरा जो भी आंसर होगा 47 का मल्टीपल होगा। 47 यहाँ पे मिलना बड़ा मुश्किल है, तो 47 से चारों ऑप्शन में डिवाइड करके देखें। 47 का टेबल याद नहीं होता, डिवाइड करने में टाइम लगेगा, उससे बेटर है कि हम बेसिक से ही जाएं और अपने क्वेश्चन को बेसिक से ही निकाल लें। क्या आएगा 240, क्या आएगा मेरे पास 135, इनका डिफरेंस ये आएगा 1188। ये 105 रेशियो आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी हमने। 12 दूनी 24, 240, 47 ही था क्या ये, 47 है यार, ये 45 कर दिया मैंने। ये आएगा 141, तो ये आएगा मेरे पास 99। 99 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा 1188 को। आप देख सकते हैं, पहले तो 11 से काट दूंगा, निम्मा 11 से काटूंगा 108 आएगा, 9 से काटूंगा तो 12, एक रेशियो मेरा 12 के बराबर आ गया। अगर एक रेशियो 12 के बराबर है तो मेरा जो टोटल अमाउंट था वो कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट होगा मेरा 12 इंटू 45 रेशियो था, 47 रेशियो था, एक रेशियो मेरा 12 के बराबर है तो इंटू 12। यूनिट डिजिट से कर सकते हैं क्या चारों ऑप्शन की, क्या 2 में 8 है, 2 में 0, यूनिट डिजिट काम नहीं करेगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल सम कर सकते हैं, 12 है, 12 है, 3 3 का मल्टीपल है, मतलब जो मेरा आंसर है वो 9 से कटेगा, 9 से कटने वाला, 6 4 10 और 15, 9 से नहीं कट रहा, ठीक है, 7 और 8 15, 9 से नहीं कट रहा। अब तो यूनिट डिजिट से किया जा सकता है, ठीक है, दो ऑप्शन कट 9 से नहीं कट रहे, यूनिट डिजिट से देखोगे 0 तो कहीं आएगा नहीं, यही मेरा आंसर होना चाहिए। बाकी देख लो, ये 9 से कट रहा है, ये वाला 9 से कट रहा है क्या, 13 और 6 19, ये भी 9 से कट रहा है, दोनों 9 से कट रहे हैं, बट उसके बाद मैंने यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कर लिया। यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करता हूँ तो यूनिट डिजिट मेरी 8 ही आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 0 किसी भी तरीके से बन ही नहीं सकती, ठीक है। 7 दूनी 14, दूनी 18, यूनिट डिजिट 8, ठीक। चले आगे, तो कैलकुलेशन हम देखेंगे, बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे होंगे एग्जाम में जिसमें हमें एक्चुअल कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वरना वैसे ही काम हो जाता है ट्रिक्स वगैरह से। अब देखो सीजीएल 2020 टियर 1 में कितना सरल सा सवाल पूछा, कहता है दो नंबर मेरे पास रेशियो में है 2:3, ठीक है, दोनों नंबर को मैंने क्या मान लिया, ए और बी। कहता है इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर एंड 6 इज एडेड टू द सेकंड नंबर, उनका रेशियो बन जाता है मेरे पास ये। दोनों नंबर में अगर 8 को जोड़ दे तो क्या रेशियो, देखो बेसिक से करते हैं। मैंने कहा ए और बी इतना है, तो ए को मैं मान लेता हूँ 2x और बी को मान लेता हूँ मैं 3x। अब कहता है अगर मैंने क्या करा, 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट नंबर में से, और मैंने क्या करा 6 को ऐड कर दिया सेकंड नंबर में, तो मेरे पास जो रेशियो निकल के आया वो आया 5:12। मुझे बताना है कि क्या रेशियो होगा अगर 8 को दोनों नंबर में ऐड कर दे। पहला नंबर था 2x, दूसरा नंबर था 3x, दोनों में अगर 8 को ऐड कर देंगे, क्या सोल्व बड़े आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो पहले तो 3 से काट दूँ, ये 4 टाइम्स जाएगा, ये 2 और ये 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5x है, 8x है, कट के 3x बचेगा, और -20 है, 10 है, 30 हो जाएगा, x का मान आ गया 10। अगर x 10 होगा तो 20, 28, 38, 2 से काट देंगे तो 14 रेशियो। क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ मैं, कुछ यहाँ पे ज़्यादा बिगड़म नहीं लगा रहा, लेकिन हो रहे हैं क्वेश्चन। सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है आपका, होमवर्क में ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देखो क्वेश्चन में कहता है मेरे पास सीजीएल 2021 टीयर 2 का सवाल है। बी सी डी और ई की सैलरी दे रखी है 2:3, 3:4, 5। इनकी सैलरी हमने 20%, 30%, 40% और 50% से रेस्पेक्टिवली इंक्रीज कर दी, ठीक है।
जो डी की इंक्रीज सैलरी है वो 560 है, तो हमें बताना ओरिजिनल सैलरी क्या होगी अगर मैं सम कर दूं बी सी डी और ई की सैलरी का। ठीक, कैसे करेंगे, देखो ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा क्या होता है ए बी सी डी ऐसे स्टार्ट करते हैं, इन्होंने क्या करा गड़बड़ कर दी, बी से स्टार्ट कर रहे हैं, बी सी डी एंड डी लैंग्वेज पे खेल रहे हैं। ठीक है, तो जनरली चार चीजें हैं लेकिन खत्म ई पे हो रहा है। जनरली जब चार चीजें होती है हमें लगता है वो खत्म किस पे होगा, डी पे होगा, ए से शुरुआत होगी। तो हम क्या गलती कर देते हैं, हमने कहा इन्होंने कहा डी की सैलरी जो इंक्रीज होके बनी 560, तो हम डी की सैलरी को ये 5 रेशियो ले लेते हैं और इसे 50% इंक्रीज कर देते हैं। ये गलती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी सी डी और ई है, तो हमारे पास डी का रेशियो है 4 और इसकी सैलरी इंक्रीज हुई है 40% से और इंक्रीज होकर डी की सैलरी बनी है इतनी, तो सभी की इनिशियल सैलरी का सम बताना है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, अगर देखो ए की सैलरी को 4x, बी की सैलरी को बी की सैलरी को 2x, सी की सैलरी को 3x, डी की सैलरी को 4x और ई की सैलरी को 5x मान लो, तो इनकी सैलरी का कंबाइंड सम क्या होगा, 9 और 5 14। इसका मान मुझे निकालना है पहली चीज। आगे मैं बात करता हूँ, डी की सैलरी है 4x, इसे हमने इंक्रीज करा किससे, 40% से। 40% से इंक्रीज करने का मतलब कि अपने आप का 140% होगा। 140% मतलब 140/100। ये मुझे किसके बराबर दे रखा है, ये 560 के बराबर दे रखा है, मुझे वैल्यू निकालनी है 40। आप सोल्व कर लो इसे, 140 से काटूंगा तो 4 आएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा और ये मेरे पास x का मान कितना आ गया, 100। अगर x 100 हो गया तो 14x 1400 क्वेश्चन हो गया। चलें आगे। देखो क्वेश्चन में क्या आता है, ए बी सी क्या है, 10,500 का अमाउंट है, आपस में डिवाइड करते हैं किस रेशियो में, 5:7 रेशियो। अगर कहता है कि हर एक को 500 रुपये ज़्यादा मिले तो इनके अमाउंट्स का रेशियो क्या होगा। ए बी और सी क्या दे रखा है, 5:7 रेशियो। ठीक है, टोटल कंबाइंड कितना हो गया, 12 और 21। 21 रेशियो किसके बराबर, 10500 के बराबर दे रखा है। ठीक है, हमें कहता है कि अगर सबको 500 रुपये ज़्यादा मिल दे तो नया रेशियो क्या बनेगा इनका। आप कहेंगे सर पहले एक रेशियो को मान निकालता हूँ, 21 से अगर मैं इसे काटता हूँ एक रेशियो मेरा किसके बराबर आ गया, 500 के बराबर ही आ गया। तो अगर सबकी सैलरी 500 रुपये बढ़ा दूँ तो नया रेशियो क्या होगा। अब 500 रुपये बढ़ाने का मतलब रेशियो की टर्म में एक रेशियो 500 के बराबर है, तो यहाँ पे जो पुराना रेशियो है इसके अंदर एक एक रेशियो तीनों में अगर मैं बढ़ा दूँ तो मेरे पास तीनों की सैलरी 500 रुपये बढ़ जाएगी। और आप देखेंगे 5 और 1 8 और 9 और 1 10, काट दूंगा तो 3:4 रेशियो। इनकी नई सैलरी का रेशियो मेरे पास ये। क्या ये क्लियर हो गया क्वेश्चन सभी लोगों को, सरल सवाल था, बस ये चीज़ समझानी थी कि डायरेक्टली रेशियो में आप ऐसे कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं एक्चुअल वैल्यू निकालो सबकी, एक्चुअल इनकम्स निकालेंगे फिर उसमें ऐड करेंगे तब। अगला सवाल मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। ये अच्छा सवाल है, इस टाइप के भी हमने थोड़े से करे थे, मैं थोड़ा सा आइडिया दूँ। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, आप फंस सकते हो, प्रैक्टिस अच्छी चीज़। ठीक है, बट यहाँ पे तो हम देख ही लेंगे। कहता है हमारे पास 46,800 रुपये हैं, ये ए बी और सी डी में बांटे गए कि कुछ इस तरीके से कि जो कंबाइंड शेयर है ए और डी का टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी और सी, ये मुझे दे रखा है 8:5। आगे कहता है द शेयर ऑफ बी टू द शेयर ऑफ सी, ये दे रखा है हमें 5:4। आगे कहता है ए को दिए गए कितने रुपए, 18,400। एक्स क्या है, मेरा डिफरेंस है शेयर ऑफ ए और बी में, ए और बी के शेयर का डिफरेंस है एक्स। ठीक है, वाई क्या है, वाई डिफरेंस है मेरा शेयर में सी और डी के। तो हमें बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सब। सबसे पहली चीज तो ये समझना, जब भी हमें कहा जाए कि x क्या है, डिफरेंस है ए और बी के शेयर का, तो इसका मतलब a माइनस बी नहीं होगा, ये b माइनस ए भी हो सकता है। अगर x की बात करूँ, ये डिफरेंस है ए और बी के शेयर का, तो इसमें हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ये मॉड्यूलस का साइन लिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी का मतलब है a माइनस बी का मॉड्यूलस, मतलब हम डिफरेंस बिटवीन की बात करेंगे तो हम पॉजिटिव वैल्यू बड़े में से छोटे को घटाएंगे, और हमें नहीं पता बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो मॉड्यूलस का साइन लगता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो।
हमें टोटल पैसे कितने बांटे गए थे इन सब में? 40,800। तो मैं कह सकता हूँ मुझे एक चीज़ और दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये है 46,800। अच्छा, अब इसे सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखो, बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर एक एक वैल्यू मुझे निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू दे रखी है, ए डी बी सी का रेशियो दे रखा है। अगर टोटल कर दूं इन सब का, क्या कर दूं इन सब का, अगर मैं इन सब का सम कर दूं, तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बनेगा, है ना? तो ये 8 और 5, ये 13 रेशियो बनेगा। 13 रेशियो किसके बराबर है? इसके बराबर। 13 से काटूंगा 3 और 6, एक रेशियो मेरा किसके बराबर होगा? 3600 के बराबर। एक रेशियो अगर 3600 के बराबर हो गया, मुझे ए का मान दे रखा है ना 18,400, तो ए प्लस डी का निकाल सकता हूँ। 8 रेशियो, ए प्लस डी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 रेशियो। ए 8 इंटू 3600 करूंगा तो 0 0 48, 4 कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 3 20। ए प्लस डी इतना आ गया। ए प्लस डी में ए का मान मुझे पता है कितना है, 18,400। तो मेरे पास डी का मान क्या आएगा? इसमें से ये घटाऊंगा तो डी का मान आ जाएगा मेरे पास 10,004। क्या ए का मान मिल गया, मुझे डी का मान मिल गया, बी और सी का मान और मिल जाए तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब बी और सी का कैसे मिलेगा? अब देखो, बी और सी कितना है मेरे पास? 5 रेशियो। बी प्लस सी 5 रेशियो है। एक रेशियो मेरा किसके बराबर था? 3600 के। तो ये हो जाएगा 5 तो मैं 36, ये हो जाएगा 18,000। बी और सी अगर 18,000 हो गया तो इंडिविजुअल निकाल सकता हूं मैं। अगर आप बी और सी का रेशियो देखेंगे, यहाँ पे 5:4 दे रखा है, ये हो गया 9 रेशियो। यहाँ पे अगर इस रेशियो से कंपेयर करूँ तो आप देखेंगे एक रेशियो, नो रेशियो मेरा 18,000 के बराबर है, एक रेशियो मेरा किसके बराबर? 2,000 के बराबर हो गया। इसका मतलब बी रेशियो का मान कितना हो गया? 5 के बराबर है। 5 इंटू में 2,000। सी रेशियो किसके बराबर हो गया? 4 इंटू में 2,000, 8,000। चारों वैल्यूज मिल गई, सोल्व कर लेंगे। पहले मुझे ए माइनस बी निकालना है। ए कितना है मेरे पास? ए दे रखा है 18,400, बी का मान कितना है? 10,000। तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा? ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 8,400। अगर मैं सी माइनस डी करूँ, सी कितना है? 8,000, डी कितना है मेरे पास? 10,400। में से ये घटाऊंगा तो मेरे पास 2,400, 2,400। इसमें से इसे घटा दूं अगर मैं, तो मेरे पास बचेगा। क्लियर है या नहीं है? ठीक है। तो ये लंबा क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक से मुश्किल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में करने में टाइम लगेगा, 2 मिनट खा जाएगा ये क्वेश्चन। तो इस तरह के सवाल जो पहले ही देखने में इतने बड़े लग रहे हैं, वो एग्जाम में हम लास्ट के लिए छोड़ते ही हैं। हमें आता है, हमें पता है, लेकिन लास्ट में टाइम लगेगा तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हो सकता है इस टाइम में आप 2-3 क्वेश्चन कर जाते, इतने स्टेप्स मुझे इस क्वेश्चन में करने पड़ गए। ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी। देखो, जब मैंने मॉड्यूलस का साइन लगाया, ए माइनस बी निकाला, ए बड़ा था बी से, तो मेरा डायरेक्टली 8400 आ गया। जब मैं सी माइनस डी कर रहा हूँ, ठीक है, सी मेरे पास क्या है? छोटा है। डी मेरे पास क्या है? बड़ा है। अगर इसमें आप एक मिस्टेक कर देते कि डिफरेंस वाई को क्या कहा? सी और डी का डिफरेंस, और आप डायरेक्टली सी माइनस डी कर देते वाई के लिए, तो मेरे पास क्या आ जाता? मेरे पास आता 8,000 माइनस 2,400, माइनस 10,000, सॉरी 10,400। तो ये वाली वैल्यू चलती मेरे पास -2400। और -2400 को अगर आप इसमें से घटाते, तो आपका जो आंसर आता वो आता 10,800, जो कि क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीज़ है कि डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो मॉड्यूलस का साइन लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। क्वेश्चन है सीरियल 2020 टीयर 2 का, अच्छा सवाल है, करो। क्वेश्चन में कहता है एक एग्जाम के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुए हैं और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल हुए हैं, उनका रेशियो दे रखा है।
ठीक है। अगर एग्जाम में जो बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स की बात करूं, या तो पास होते हैं या फिर फेल होते हैं। ठीक है। जो स्टूडेंट्स पास करे और जो स्टूडेंट फेल करे, उनका रेशियो मुझे कितना दे रखा है, 25:4 दे रखा है। सबको समझ आ गया? कहता है अगर एक और स्टूडेंट एग्जाम में अपियर होता, ठीक है, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल हुए वो 3 कम होते, तो रेशियो पास और फेल स्टूडेंट्स का बनता ये। अब ध्यान से समझेंगे, एक और स्टूडेंट एग्जाम में अपियर हो रहा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे क्या हो रहे हैं, एक से इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक। और स्टूडेंट जो फेल हो रहे हैं वो कितने कम हो रहे हैं, 3 कम फेल हो रहे हैं। तो अगर मैं पास और फेल स्टूडेंट्स की बात करूँ, ये मान लो मैंने 25x मान लिया, ये 4x मान लिया, तो मैंने कहा फेल स्टूडेंट्स अब कितने होंगे, पहले 4x स्टूडेंट्स फेल हो रहे थे, तो अब एक कम होंगे। अच्छा, सॉरी, 3 कम होंगे। अब पास स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर 3 स्टूडेंट्स जो ये फेल नहीं हो रहे हैं तो ये पास होंगे, तो मैं कहूँगा 25x स्टूडेंट्स पहले पास हो रहे थे, तो +3, ये तो नए पास स्टूडेंट्स हो गए। और क्वेश्चन में ये भी कहा है एक नया स्टूडेंट क्या हो गया, अपियर हो रहा है एग्जाम में। अब अपियर हो रहा है, फेल वाला तो मुझे पता है कि पहले जितने फेल होते हैं उससे 3 कम फेल हुए, तो जो अपियर हुआ है स्टूडेंट वो क्या रहा होगा, वो इधर जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, जितने मेरे पास पहले थे उससे कितने ज़्यादा होंगे, उससे एक ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो 3 स्टूडेंट कम फेल हुए तो वो पास हो गए, और जो एक स्टूडेंट है वो कहाँ पे जाएगा, पास वाले में जाएगा फिर हमारे पास। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमें मेंटेन करने पड़ेंगे ना। ठीक। तो हमारे पास जो नया रेशियो निकल के आया वो आया 22 रेशियो। ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया ना कि एक स्टूडेंट मैंने क्यों ऐड करा है यहाँ पे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट में मेरा एक स्टूडेंट बढ़ गया, जो फेल स्टूडेंट थे वो मेरे क्या हो गए, 3 कम हुए, तो फेल कम हुए, 3 तो तीनों पास में जुड़ेंगे, और एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट है वो भी पास में जाएगा। हमें कहना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इनिशियली पास द एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड द एग्जाम। मुझे डिफरेंस बताना है उन स्टूडेंट्स के बीच में जो इनिशियली पास हुए थे और फेल हुए थे। अगर आप देखें यहाँ पे, इनिशियली पास कितने स्टूडेंट्स हुए थे हमारे पास, 5x, फेल कितने हुए थे, 4x, कितने स्टूडेंट बचे, इनका डिफरेंस बताना है 21x। तो मेरा आंसर क्या होगा, 21x। अब मुझे x का मान निकालना है, जो कि मैं इस इक्वेशन से निकाल के कर सकता हूँ, बट एक छोटी सी चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे, क्या मेरे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, क्या मेरे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कभी ऐसा हो सकता है कि वो इंटीजर ना हो? क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी आधा हो सकता है, 3.5 हो सकता है, 5.5 हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा इंटीजर वैल्यू रहेंगे। तो मेरे पास जो पास स्टूडेंट्स है पहले 25x थे, तो 25 के मल्टीपल थे, जो फेल स्टूडेंट्स थे मेरे 4 के मल्टीपल थे, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरे हैं, जो अब आंसर निकल के आएगा, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स माइनस फेल स्टूडेंट्स, वो इंटीजर वैल्यू आएगा, पक्की बात है। तो वो 21 का मल्टीपल होगा ही होगा, मल्टीपल ऑफ 21 होगा ही होगा, क्योंकि ये मेरे पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू भी जो निकल के आएगी वो एक इंटीजर वैल्यू ही आ सकती है। ठीक है, अगर एक्स इंटीजर नहीं होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 25x दे रखा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर कुछ आ गया तो 25 इंटू समथिंग करूंगा तो हो सकता है मेरे पास फिर फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए, एक 4 इंटू समथिंग करूंगा फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास या फेल मेरे कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, तो एक्स एक इंटीजर वैल्यू आएगा, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे 20, जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया वो 21 का मल्टीपल होगा। 21 के चारों ऑप्शन में मल्टीपल देखता हूँ तो एक ही ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है, डेट इज ऑप्शन नंबर बी, तो यही मेरा आंसर होना है। बाकी आप पूरा सोल्व कर लें बेसिक से, आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास सोल्व करके क्या आएगा, 4x-3 है, ये 25x+4 बनेगा, 3 × 25 75x है, ये मेरे पास 88x बनेगा, 75 88 में से घटाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर आएगा 13x। इधर करेंगे 3 4 जो 12 है, ये 66 है, 66 इधर जाके 12 में ऐड होगा तो ये बनेगा 78, और x का मान आ जाएगा 6, x 6 हो गया तो 21x, 21 इंटू में 6। ठीक, क्लियर है सवाल सभी लोगों को? तो इस तरह के स्टूडेंट पास और फेल वाला हो, उस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे सारी चीज चलती हैं। अब बहुत छोटा सा सवाल है, सीजीएल 2021 टीयर 1 का, बहुत बड़ा सा होमवर्क लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं इसे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्या आंसर है। अगला सवाल हमारे पास, सीजीएल 2018 टीयर 2, करो सवाल, मैंने पहले भी कितनी बार करवाया है अपने प्रैक्टिस सेशंस में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा लंबा होता है, तरीका आपको सही पता होना चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने का। क्या आएगा आंसर?
देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक स्कूल है जिसमें 4/9 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं और रेस्ट क्या है बॉयज। तो पहले गर्ल्स और बॉयज की बात करूँ, देखते ही मैं चलना स्टार्ट करूंगा। 4/9 क्या है, टोटल स्टूडेंट्स अगर 9 होंगे तो गर्ल्स कितनी है, 4 रेशियो है। तो गर्ल्स हैं 4, बॉयज कितने हो जाएंगे, 9 में से 4 को घटाऊंगा तो टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितने होंगे, 9। रेशियो में हम सारी चीज़ें लिख रहे हैं। आगे कहता है 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज। बॉयज की बात करता हूँ, बिलो 12 की बात कर रखी है, बिलो 12 कितने हैं, 3/5। तो इसका 3/5 निकालूंगा। अगर इसका 3/5 निकाला 5 रेशियो का तो ये 3 रेशियो बचे। अगर बिलो 12 की बात कर रखी है तो कहीं ना कहीं अबव 12 की भी बात कर रहे होंगे। तो मैं अगर अबव 12 की बात करूँ, 5 टोटल थे, 3 घटा दूं तो 2 रेशियो मेरे पास नंबर ऑफ बॉयज अबव 12 ईयर्स ऑफ एज रहे हों। आगे कहता है 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 12 ईयर्स और अबव। ठीक है, जो गर्ल्स है मेरी उसमें से भी अगर अबव 12 की बात कर रहा हूं मैं, वो क्या है, 5/12 है। तो मतलब 4 का 5/12 निकालना है। अब समस्या हो गई, ये 4 है, 5/12 करूंगा तो डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू रह जाएगी मेरे पास रेशियो में, तो उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, ये प्रोसेस बड़े ध्यान से समझना। ये 12 है, ये मेरे पास 4 है। ठीक है, ये मुझे 12 का मल्टीपल बनाना है क्योंकि डिनोमिनेटर में 12 है। तो 4 में किससे मल्टीप्लाई करूं 12 का मल्टीपल बन जाए, 3 से। तो मैं यहाँ पे 3 रेशियो को मल्टीप्लाई, अब रेशियो में अगर एक में मल्टीप्लाई कर दिया तो सारे रेशियो में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। गर्ल्स और बॉयज मेरे 4/5 थे, अब 4 या 12 अगर मैंने गर्ल्स को मान लिया तो बॉयज 5 थोड़ी रख सकता हूँ, बॉयज को भी क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू। अगर बॉयज टोटल 5 इंटू में 3 हो गए तो बिलो 12 ईयर्स ये भी 3 इंटू में 3 होंगे, अबव 12 ईयर्स ये भी 3 इंटू में 3 होंगे, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी मेरे पास 9 इंटू में 3 हो जाएंगे, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स के रेशियो में 3 3 से मल्टीप्लाई करा। क्या रेशियो सिंप्लीफाई हो गए, हो गए। आगे बढ़ जाओ। अब मेरे पास 12 गर्ल्स है, उनमें से 5/12 अबव 12 है, तो 5 अबव 12 हो गई। बिलो 12 की बात करूंगा तो ये कितनी हो जाएंगी, 12 में से 5 को घटाऊंगा तो ये 7 आ जाएंगे। क्या इतना पार्ट क्लियर है, रेशियो मेंटेन्ड हो गए या नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज एज 480, 12 साल से कम उम्र वाले बच्चे जो हैं वो मेरे पास टोटल कितने हैं, 480। यहाँ पे देखो, वो क्या कहते हैं, गर्ल्स कितनी है 7 रेशियो, बॉयज कितने हैं 9 रेशियो, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16। तो 16 रेशियो मेरा किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 480 को, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ से मैं एक रेशियो को अगर देखूँ तो ये 30 के बराबर आ गया। आगे चलते हैं। देन 5/18 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल विल बी। तो अगर अब मुझे टोटल स्टूडेंट्स 5/18 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना, 5/18 टोटल स्टूडेंट्स कितने, 9 इंटू 3 रेशियो, और एक रेशियो किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो ये मेरा क्या आएगा, इस सवाल का उत्तर आएगा। आप देखेंगे इससे काटूंगा 6 आएगा, 6 से काटूंगा तो 5 आएगा, 5 इंटू 5 125, 25 इंटू में 9 220। दिस इज माई आंसर। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई, चलें क्या आगे। ठीक है, कहता है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर्स इज 2/3 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 5/3। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स क्या होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है मेरे पास πr²h। ठीक है, अगर मैं दो सिलेंडर की वॉल्यूम को कंपेयर करता हूँ तो ये होगा पाई, इसका रेडियस मैंने मान लिया r1 और इसकी हाइट मान ली h, ये होगा पाई। आप देखेंगे पाई से पाई कांस्टेंट वैल्यू कट जाती है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के स्क्वायर और हाइट के, रेडियस के स्क्वायर और हाइट के। इसे अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं तो ये मेरे पास आएगा r1/r2 का होल स्क्वायर इंटू में h1/। ठीक है, दो सिलेंडर है, इनके रेडियस का रेशियो दे रखा है 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर, और इनके हाइट का रेशियो हमें कितना दे रखा है 5/3। सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे, 4 इंटू 5 20, 9 इंटू 3। ठीक, तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर का क्वेश्चन है, कोन का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, किसी का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने आपको परसेंटेज में भी एक बार सारे फॉर्मूले दिखा दिए थे, तो अब यहाँ पे दोबारा नहीं दिखा रहा। अगला सवाल हमारे पास,
क्वेश्चन में कहता है जो टी का प्राइस और कॉफ़ी के प्राइस का रेशियो है वो हमें दे रखा है 3:5। जब भी हम प्राइस करे की बात करेंगे, प्राइस का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा आलू का प्राइस, प्राइस ऑफ पटेटो, ये होगा ₹10 किलो। ठीक है। अगर मैं बात करूं प्राइस ऑफ टमाटो, ठीक है, टमाटर का प्राइस, ये क्या मान लो ₹20। तो जब भी मैं प्राइस की दो चीज़ों की बात करता हूं तो इसका मतलब मैं इक्वल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है। अगर प्राइस की बात करते हैं, हम दो चीज़ों के प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं, तो जब भी हम कंपेयर कर सकते हैं जब उनकी क्वांटिटी इक्वल हो, वरना प्राइस कंपेयर करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो हमें क्या क्या रखा है कि जो प्राइस है टी और कॉफ़ी का, वो हमारे पास इनके प्राइस का रेशियो, एक इक्वल क्वांटिटी पे प्राइस की बात चल रही होगी, ये 3:5 दे रखा है। ठीक है। और जितनी क्वांटिटी एक फैमिली कंज्यूम करती है उसका रेशियो दे रखा है 5:7। हमें बताना है कि फैमिली का एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा चाय और कॉफी के ऊपर। अब देखो सीधी सी बात है कि भैया मान लो मैंने जैसे एग्जांपल दिया, पटेटो मेरे ₹10 किलो है, अगर मैं 5 किलो खरीदूंगा तो कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 10 × 5 ₹50। टमाटर ₹20 किलो है, अगर मैं 4 किलो खरीदूंगा कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? ₹80। तो मेरे पास प्राइस इंटू में क्वांटिटी क्या किसके बराबर, जितने रुपए मुझे खर्च करने पड़ रहे हैं एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। तो यहाँ पे मेरे पास प्राइस जो है टी का वो है 3x, कॉफ़ी का जो प्राइस है 5x है। क्वांटिटी का रेशियो दे रखा है, मतलब मैं मान सकता हूँ टी की क्वांटिटी मैंने ले ली 5y और जो कॉफ़ी की क्वांटिटी ले ली 7y। टोटल खर्चा कितना होगा एक्सपेंस? आप कहेंगे सर वो तो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो 3x इंटू में 5y, और यहाँ पे मेरे पास आएगा 5x इंटू में 7y। ये इनका खर्चे का रेशियो होगा चाय और कॉफ़ी पे। आप देखेंगे x से x कटेगा, y से y कट जाएगा, तो उसकी जरूरत ही नहीं थी। क्या आ जाएगा 15, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा मेरा 3, और ये 7। 3:7 इज माई आंसर। सिलेक्शन पोस्ट फेस 10 एग्जामिनेशन जो भी हुआ था उसका सवाल है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज दिस। करो इस क्वेश्चन को ट्राई, बताओ क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास। देखो हम एक आदमी ने क्या करा, कुछ चावल खरीदे और कुछ वीट खरीदा, उस पर टोटल कितने रुपए खर्च करे? 380। ये उसका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया वीट और राइस के ऊपर। जो क्वांटिटी है, वेट का जो रेशियो है वीट और राइस जो उसने खरीदे, उसका रेशियो राइस और वीट का रेशियो दे रखा है हमें कितना? 4:3। तो मैं क्वांटिटी कह सकता हूँ। कहता है उसके बाद इक्वल अमाउंट ऑफ राइस और इक्वल अमाउंट ऑफ वीट का प्राइस कितना है? इतना। ठीक है। तो इसका मतलब प्राइस की बात कर रहे हैं, प्राइस की जब भी बात करेंगे इक्वल क्वांटिटी की हम बात करते हैं, तो राइस और वीट ही है ना। ठीक है, तो 5:6 दे रखा है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि चावल कितने रुपए के खरीदे थे। तो आप कहेंगे सर देखो क्वांटिटी मिल गया, प्राइस मिल गया, तो कितना एक्सपेंडिचर हुआ होगा वो हम देख सकते हैं कि रेशियो क्या रहेगा राइस और वीट के एक्सपेंडिचर का। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्स और वाई माना था और फिर मुझे देखा था कि वो कट गया था, तो अगर मुझे एक्सपेंडिचर ही बताना है तो इन दोनों के रेशियो को ही मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। मैं कहूँगा 4 × 5 20 आ जाएगा, 3 × 6 18 आ जाएगा, और रेशियो अगर मैं निकाल लूँ तो आप चाहें तो इसे 10:9 लिख सकते हैं। अदरवाइज मुझे ये दिख रहा है कि टोटल जो एक्सपेंस है राइस पे अगर 20 रेशियो है तो वीट पे 18 रेशियो है, इन दोनों का सम करूंगा तो ये 38 रेशियो टोटल मैं खर्च कर रहा हूँ। टोटल खर्च कर कितना कर रहा हूँ? 380। कितने गुना कर रहा हूँ? 10 गुना कर रहा हूँ। तो मैं कहूँगा जो राइस पे टोटल खर्चा हुआ 20 इंटू में 10, यह आ जाएगा 200। दिस इज माई आंसर। क्या क्वेश्चन सबको समझ आ गया अच्छे तरीके से? बढ़ जाएं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आरआरबी एनटीपीसी जो 2021 में एग्जामिनेशन हुआ था, एनटीपीसी 2019 2021 में हुआ, ठीक है, उसका सवाल है ये हमारे पास। फटाफट से करने की कोशिश करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को कैसे कम टाइम में करना है वो तरीका मैं आपको समझा रहा होगा। करो ट्राई। कहता है 1/10 ऑफ अ पोल इज कलर्ड रेड, 1/20 इज वाइट, 1/30 इज ब्लू, 1/40 इज ब्लैक एंड द रेस्ट इज ग्रीन। मेरे पास एक पोल है जिसमें कलर किए गए हैं,
इसका कुछ हिस्सा जैसे मैंने कहा टोटल का 1/10 हिस्सा क्या कर दिया, कलर रेड कर दिया। 1/10 टोटल हिस्सा क्या कर दिया, 1/20 वाइट कर दिया। 1/30 क्या कर दिया कलर, 1/30 ब्लू कर दिया। 1/40 क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। और रेस्ट को क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। कहता है कि जो ग्रीन पोर्शन की लेंथ है पोल की वो इतनी दे रखी है, तो आप बता दें पोल की लेंथ टोटल कितनी। ठीक है, इस तरह के सवालों में क्या करेंगे, देखो मेरे पास ये 1/10 ऑफ पोल लेंथ होगा, 1/20 ऑफ पोल लेंथ वाइट है, 1/30 ऑफ पोल लेंथ ब्लैक है, 1/40 ऑफ पोल लेंथ ये ब्लैक, ये ब्लू है, एक ब्लैक है। ठीक है, और बाकी का ग्रीन है। तो मैं ये कह सकता हूँ भैया मेरी जो पोल लेंथ है वो 10, 20, 30 और 40 से कटनी चाहिए। तो सबसे पहले पोल लेंथ जो मानूंगा मैं 10, 20, 30 और 40 का क्या मान लूंगा, एलसीएम मान लूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 120, 120 से सारी ये चारों काट कट सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या करा, पोल लेंथ को मान लिया 120x। ठीक है, एक्स की फॉर्म में ले लेते हैं फिलहाल। आप कहेंगे सर लाल कलर, लाल कलर कितनी लेंथ पे किया गया, 1/10 ऑफ 120x दैट इज 12x। मेरे पास व्हाइट कलर 1/20 ऑफ 120 दैट इज 10x। ब्लू कलर 40x आ जाएगा, 4x सॉरी। और अगर मैं बात करूं ब्लैक कलर 1/40 ऑफ 120 दैट इज 3x। ये तो मैंने बाकी के चारों कलर्स करे। ठीक है, ग्रीन कलर्स बचे हुए पोर्शन पे करा, तो बचा हुआ पोर्शन क्या होगा, टोटल था मेरे पास 120x पोल की लेंथ, इसमें से बाकी जगहों पे जो कलर हुए हैं वो घटा दूं तो मेरे पास ग्रीन कलर आ जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी 12, 22, 26, 3, यही आएगा। और सोल्व करेंगे इसे तो ये मेरे पास बचेगा 91। ग्रीन कलर की लेंथ कितनी है ग्रीन पोर्शन की, ये हमें दे रखी है 4.75। हमें बताना है टोटल पोल की लेंथ कितनी, तो 120x की लेंथ हमें सोल्व करके अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 91 से ये घटेगा क्या, 91 13 से कटता है, 7 से नहीं, कुछ कैलकुलेशन एरर मुझे लग रहा है। ठीक है, 12x आएगा, 10, 20, 30, 40 का एलसीएम लिया 120, यहाँ से काटा तो मेरे पास 12x आया, यहाँ से काटा तो 20 से काटूंगा यार ये 120 को तो 6x आया, तो कुछ कट नहीं रहा। तो ये 25x होगा मेरे पास, 120 में से 25 को घटाऊंगा तो 95x आएगा। 95x इज इक्वल टू दे रखा है 4 आप इसे काटेंगे, 95 से काटूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 5 टाइम्स जा रहा है, वैसे तो पूरा पूरा कुछ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और 120 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, मैं पॉइंट को कंसीडर अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो भी वैल्यू आएगी, ऐसा तो हो नहीं रहा कि एक ऑप्शन दे रखा है उसका 10 गुना या उसका डिवाइडेड बाई 10 एक ऑप्शन में दे रखा है, तो पॉइंट को हम भूल जाते हैं, नंबर ऑफ जीरोज को भूल जाते हैं। तो 120 को 5 से करूँगा तो 6, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही होगी यहाँ पे 600, मतलब 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, वरना आप क्या कहते हैं यहाँ पे पॉइंट हटा लेता, 2 जीरो लगा लेता, तो ये 5 क्या 5/100, तो यह 5/100 से मल्टीप्लाई करता तो 600/100, क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। सीजीएल 2020 टीयर 2 का सवाल है, अच्छा सवाल है ये। कहता है एबीसी पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं कुछ इस तरीके से कि a² + b² b² + c² और c² + a² मुझे दे रखा है 34:61:45। हमें बताना है b-a/c-b/c-a का मान क्या होगा। अब देखो इसे सोल्व करना है, बेसिक से सोल्व करना तो बहुत मुश्किल होगा, इसमें हमें हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू में सेटिस्फाई कर सकता है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, देखो b-a निकालना है, c-b निकालना है और c-a निकालना है। सारे रेशियो क्या है, पॉजिटिव है, ऐसा तो नहीं है बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, नहीं, सारे के सारे क्या दे रखे हैं, पॉजिटिव दे रखे हैं। अगर सारे के सारे पॉजिटिव दे रखे हैं तो मुझे ये समझ में आएगा या तो ये भी पॉजिटिव
पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव होंगे या फिर तीनों नेगेटिव होंगे? अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो b माइनस ए दे रखा है तो मतलब b ग्रेटर देन ए है, अगर तीनों को पॉजिटिव ले रहा हूँ। c माइनस बी दे रखा है तो c ग्रेटर देन b है, और यहाँ पे c माइनस ए दे रखा है तो c ग्रेटर देन a है। क्या ये चीज़ मैं मान सकता हूँ? अगर इस चीज़ को कंपेयर करूँ, देखो c मेरा a से भी बड़ा है, b से भी बड़ा है, तो t तो सबसे बड़ा हो गया, b a से बड़ा है, तो यहाँ पे मेरे पास b आएगा और यहाँ पे आएगा a। ये ऑर्डर मेरा फॉलो करेगा अगर तीनों को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। अगर तीनों को मैं नेगेटिव ले लेता तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाता, उल्टा। मेरा क्या हो जाता उस पर्टिकुलर केस में, ए सबसे बड़ा हो जाता, फिर बी होता और फिर सी होता। तीनों नेगेटिव मानते तो नेगेटिव 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 तीनों में कट भी जाता। जनरली हमारे पास क्या है, तो मैंने कहा या तो ये होगा कि ए सबसे छोटा फिर बी फिर सी, या फिर सी सबसे छोटा फिर बी और फिर ये, तीनों के दोनों केसेस मेरे पास बन सकते हैं। जनरली हम कोशिश करते हैं, हम जनरली यही ट्रेंड लेके चलते हैं कि ए सबसे छोटा होगा, बी उससे बड़ा और सी उससे बड़ा। तो हम पहले इससे ट्राई करते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करना, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास पहले दे रखा है, क्योंकि ये नंबर्स ही होंगे, ए बी सी पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं। पॉजिटिव नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ए क्या हो सकता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से देखना है यहाँ पे ये कितना दे रखा है, ये मुझे दे रखा है, मैं तरीका समझा रहा हूँ आपको, हिट एंड ट्रायल भी कैसे लगाना है। 34 दे रखा है ना, तो ए को अगर मैं 1 मान लूँ, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो बी स्क्वायर कितना आएगा, 34 माइनस 1 33। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ए को मैंने रखा 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो बी स्क्वायर 30। क्या ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर बनेगा? बी नहीं। ए को रखा मैंने 3, 3 स्क्वायर कितना होगा 9, तो बी स्क्वायर कितना आएगा 9, इसमें से घटाऊंगा 25 और बी का मान आ गया मेरे पास 5। सेटिस्फाई कर गया भैया। ए को अगर मैंने रखा 3, तो बी को रखना पड़ेगा मुझे 5। डन। ए को 3 रखा, बी को 5 पे, ये वाला पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है। अगर बी को 5 रख दूं तो सी को कितना रखना पड़ेगा, 5 स्क्वायर होगा 25, ये दे रखा है 61, 61 में से 25 को घटाऊंगा, 61 में से 25 को घटाया 36, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो ये हो गया सी। ठीक है, अगर सी को मैंने क्या रख दिया 6 स्क्वायर, और ए को कितना रखा मैंने, ए रखा था 3 स्क्वायर, तो 36 प्लस 9 कितना होता है 45, 45 आ रहा है, सही है, सेटिस्फाई कर गया। तो ये मेरा ए होगा 3, बी होगा मेरा 5 और सी होगा मेरा 6। इस पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। मुझे क्या बताना है, बी माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए, बी माइनस ए माइनस बी और सी। तो बी है मेरे पास 5, 5 में से 3 को घटाऊंगा 2, सी माइनस बी 6 में से 5 को घटाऊंगा 1, 6 में से 3 को, 2:1:3 मेरा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये बेसिक तरीके से मैंने बताया, बाकी आपके एग्जाम में आपके सोचने के तरीके के ऊपर आप कितना फास्ट सोच सकते हैं। अगर आपने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34 दे रखा है, हो सकता है आपको डायरेक्टली हिट कर जाए, भैया ये तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होता है। आपने देखा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 61, या अलजेब्रा के जब क्वेश्चन करते हैं ये चीज़ें कई बार दिखती हैं हमें, तो ये कब आता है 61, जब ये 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रहेगी, जब रेशनलाइजेशन में सर्ट्स हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ये वैल्यूज हमें कई बार दिख रही होती हैं, तो उससे स्ट्राइक कर जाता है। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें जल्दी आपको ये चीज़ें स्ट्राइक करेंगी। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो है एज। एज पे दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो बिल्कुल बेसिक हो गया कि बेसिक लीनियर इक्वेशंस बना के आप क्वेश्चन को सोल्व करते रहो। ठीक है, वो आप खुद से कर लेना। मैं यहाँ पे आपको रेशो वाले कराऊंगा जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एज के बनते हैं। ठीक है, अब मुझे एक छोटी सी चीज़ बताना, दो लोग हैं, एक आप हो, एक ए है और एक बी। ए की अगर अभी की एज की बात करूं मैं, ए की एज अभी है 20 साल और बी की अभी की एज की बात करूं 25 साल है। ठीक है, अगर मैं 5 साल आगे चला जाऊं, ये प्रेजेंट एज की मैंने बात करी, 5 ईयर हैंड्स, तो क्या होगा, ए की एज कितनी हो जाएगी, 5 साल से बढ़ जाएगी। 5 नहीं, चलो मैं 10 साल आगे जाता हूँ, 10 ईयर हैंड्स। अगर मैं 10 साल आगे गया तो ए की एज 10 साल से बढ़ेगी, ए की एज कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 20 + 10 30। बी की एज भी 10 साल से बढ़ जाएगी, 25 + 10 35। क्या ये होगा? आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो इनकी एज का डिफरेंस है, क्या वो चेंज होगा, कितने साल में आगे चला जाऊं या कितने साल भी पीछे चला जाऊं, ए और बी में एज में गैप था 5 साल का, 10 साल आगे चला गया, क्या कभी इनके एज का जो बीच का गैप है वो 5 साल का ही है। तो एज का गैप मेरा क्या होगा, चेंज नहीं हो।
क्या ये चीज़ समझ आई? मतलब आप जैसे आपका कोई छोटा भाई है, आप 5 साल के हो, आपके छोटे भाई का जन्म हुआ, आप दोनों के बीच में कितने का गैप है? 5 साल के एज का गैप है। 50 साल के बाद क्या होगा? आपका छोटा भाई 50 साल का होगा और आप 55 साल के होंगे। जो एज का गैप है वो क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। एक छोटा सा कंसेप्ट होता है जो हमें हमेशा याद रखना है कि एज का जो डिफरेंस है दो लोगों के बीच में, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम कितने साल पीछे या कितने साल भी आगे चले जाएं। राइट। तो अब हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला सवाल सीजीएल 2021 टीयर 1 का ही है मेरे पास। कहता है एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाय 8 ईयर्स। ए बी से 8 साल छोटा है प्रेजेंट में। 4 साल पहले जो इनकी एजिस का रेशियो था वो था 1:2। ठीक है। हमें बताना है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी की प्रेजेंट एज क्या है। कैसे सोल्व करेंगे इसे? मैंने कहा कि अभी अगर ए बी से 8 साल छोटा है तो 4 साल पहले भी ए क्या होगा? बी से 8 साल ही छोटा होगा। तो ए और बी की एज 4 साल पहले जो थी वो थी 1:2। ए कितना छोटा है? 1 रेशियो। कितना एज में छोटा होगा? ए बी से 8 साल ही होगा। 4 साल पहले भी तो ये 8 ईयर के बराबर ही होगा। अगर एक रेशो 8 साल के बराबर हमें बी की प्रेजेंट एज पूछे तो बी की 4 साल पहले की एज 2 × 8 ये हो जाएगा मेरे पास 16 साल। 4 साल पहले भी 16 साल का था। प्रेजेंट में अगर मैं आऊँगा तो 4 साल बढ़ाने पड़ेंगे। तो प्रेजेंट एज होगी बी की, वो होगी 16 + 4। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार लोग ऑप्शंस की मदद से कैसे करें वो सब बताते हैं, बट वो इतना काम नहीं पड़ता। बेसिक से आप करोगे जल्दी सही आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा, कभी फंसोगे। बेस्ट यही है। अगला क्वेश्चन मेरे पास कहता है 7 years ago the ages in years of A and B were in the ratio 4:5 and 7 year hence their ages will be in the ratio कितना? What will be the ratio of their ages 5 years from now? देखो, मेरे पास दो लोग हैं ए और बी। कहता है 7 साल पहले 7 year ago इनकी एज का रेशियो क्या था? 4:5। 7 साल बाद 7 year hence, ठीक है, इनकी एज का रेशियो होगा 5:6। हमें बताना है उनकी एज का रेशियो 5 years फ्रॉम नाउ। मतलब प्रेजेंट से, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ प्रेजेंट से 7 साल पहले है, 7 साल बाद है, प्रेजेंट से 5 साल बाद, 5 साल मतलब यहाँ पे कहीं पीरियड आएगा। तो 5 year हैंस उनकी एज का रेशियो क्या होगा? सोल्व करते हैं। आप कहेंगे सर अगर मैं प्रेजेंट से कंपेयर करता हूँ तो ये 7 साल आगे की बात चल रही है, यहाँ पे सॉरी 7 साल पीछे की बात चल रही है, यहाँ पे 7 साल आगे की बात चल रही है। तो कितने साल का गैप हो गया इसमें? चाहे गैप कितने भी साल का हो, मुझे ये चीज़ पता है कि इनके बीच में जो एज का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। एज का डिफरेंस देखो, यहाँ पे ए और बी के अंदर 1 रेशियो का है, यहाँ पे एज का डिफरेंस कितने का? 1 रेशियो। तो ये ऑलरेडी मेंटेन है, मुझे इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी एज का डिफरेंस सेम करने के लिए। अगर ये अलग अलग रेशियो होते तो मैं रेशियो इक्वल बनाता, बट यहाँ पे एज का डिफरेंस 1 रेशियो दे रखा है, तो मतलब रेशियो ऑलरेडी मेंटेन्ड है। इसका मतलब क्या होगा? आप कहेंगे सर मेरे पास यहाँ पे ये 1 रेशियो, ए की एज 1 रेशियो बढ़ी, यहाँ पे बी की एज भी आप देखेंगे 1 रेशियो बढ़ी, और एक्चुअली में कितना टाइम बीत गया? 14 साल बीत गए। तो 1 रेशियो 14 साल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 1 रेशियो 14 साल को रिप्रेजेंट करेगा तो 7 साल बाद की आप एज बता सकते हैं क्या? किसकी? ए और बी की। अगर मैं ए और बी की 7 साल बाद की बात बताऊं एज की, तो आप कहेंगे सर ये 16 × 6 × 14 ये होगा 84 साल, और ये मेरे पास 5 × होगा 7 साल बाद ए की एज होगी 70 साल और बी की एज होगी 84 साल। हमें 5 साल बाद की बात करनी, 7 ईयर है और 5 ईयर है, मतलब 2 साल पीछे आ रहे हैं हम यहाँ से। 2 साल पीछे आऊँगा तो 70 में से 2 को घटा दूंगा, ये होगा मेरे पास 68 साल, और यहाँ पे 84 में से 2 को घटा दूंगा तो ये होगा मेरे पास। रेशियो बताना है, किससे काट देंगे? 2 से कट जाएगा मेरा, ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 34:841। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? क्लियर है या नहीं है? रेशियो में खेल गए हम। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, करो ट्राई इस क्वेश्चन, क्या आएगा इस क्वेश्चन?
देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में कहता है 3 साल पहले जो एज का रेशियो था फादर टू हिज सन वॉज 8:3। कितने साल पहले? 3 ईयर। आफ्टर 4 ईयर्स, 4 ईयर है प्रेजेंट से 4 साल के बाद, उनकी एज का रेशियो होगा 11:5। हमें बताना है प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज सोल्व करेंगे। अब देखो एज का गैप इनमें कितने सालों का है, यहाँ पे 5 रेशियो का है, यहाँ पे एज का गैप कितने का है? 6 रेशियो। तो मैंने कहा एज का गैप क्या होना चाहिए? बराबर। बराबर कैसे करेंगे? रेशियो को मेंटेन करेंगे। 6 और 5 का एलसीएम होता है 30। इसका मतलब यहाँ पे मैं 6 से गुना कर दूं और यहाँ पे मैं 5 से गुना कर दूं तो गैप बराबर हो जाएगा। अगर गैप में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक्चुअल रेशियो में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 और इंटू 5। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये 48, ये आएगा मेरे पास 18, ये मेरे पास आएगा 55 और मेरे पास आप देखेंगे क्या आएगा 20। अब देखो आप इनके बीच का गैप कंटेंट है या नहीं है? 30 साल, मतलब 30:30। क्या एज का रेशियो मेंटेन हो गया? मतलब डिफरेंस एज का मेंटेन हो गया। अब यहाँ पे प्रेजेंट से 3 साल पीछे की बात कर रहे थे, यहाँ पे 4 साल आगे की, टोटल गैप कितना हो गया? 7 साल का हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे फादर की एज पहले 48 थी, अब 55 हो गई, ये 7 रेशियो से एज बढ़ गई। 7 रेशियो ही मेरा किसके बराबर हो गया? 7 साल के बराबर हो गया। यहाँ पे भी देख सकते हैं 18 और 25, 7 रेशियो 7 साल के बराबर हो गया। तो एक रेशियो किसके बराबर है? 1 साल के बराबर है। हमें क्या बताना है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी? यहाँ पे 3 साल बाद की बात कर, पहले की बात कर रहे हैं ना, ये 3 ईयर बिफोर है, 3 साल पहले है। तो इसमें अगर मैं 3 को बढ़ा दूं, क्योंकि एक रेशियो 1 साल के बराबर आया, तो 48 रेशियो 48 साल के बाद, तो 48 में अगर हम 3 को बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा क्या? फादर की जो प्रेजेंट है वो है 50। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करो ट्राई। देखो क्वेश्चन में कहता है जो फादर और सन की एज का रेशियो है जो 10 साल बाद होगा, वो है हमारे पास 5:3। और 10 साल पहले था उनकी एज का रेशियो, वो था हमारे पास 3:1। हमें बताना है प्रेजेंट एज का, व्हाट इज द एज ऑफ द सन टू डेट ऑफ द फादर। सन और फादर की एज का रेशियो प्रेजेंट का। अब देखो घुमा दिया, फादर और सन दे रखा था स्टार्टिंग में हमें, अब सन और रेशियो फादर पूछा है, तो यहाँ पे गलती नहीं कर। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, क्या ये 2 रेशियो है? क्या ये 2 रेशियो है? एज का डिफरेंस मेंटेन है तो हमें कुछ मेहनत नहीं करनी। अब देखो 10 और 10 20 साल प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट से ये 10 साल आगे है, ये 10 साल पीछे, 20 साल का गैप हो गया। आप यहाँ पे देखेंगे 2 रेशियो, 2 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 20 साल के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें क्या करना है? 10 साल निकालना है ना, कि पीछे से मतलब यहाँ से 10 साल पीछे आ जाऊं या फिर यहाँ से 10 साल आगे आ जाऊं, तो मेरे पास प्रेजेंट एज बन जाएगी। तो 10 साल, एक रेशियो मेरा 10 साल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एक रेशियो 10 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? या तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एज को एक रेशियो बढ़ा दें, तो 10 साल आप बढ़ जाएंगे आगे, प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे 4। यहाँ पे एक रेशियो बढ़ा दें, एक और एक 2, ये इनके प्रेजेंट एज का रेशियो आ जाएगा फादर और सन की। या फिर यहाँ पे आप एक घटा देते, यहाँ पे भी एक घटा देते, एक रेशियो 10 साल के बराबर है, तो भी ये मेरे पास 4:2 आता। तो फादर और सन की प्रेजेंट एज का रेशियो 4:2 आया, सन और फादर की 2:4, मतलब एक। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को? और एक चीज ध्यान रखना, फादर की एज हमेशा क्या होगी? बेटे की एज से ज्यादा होगी। अगर ज्यादा होगी तो मेरे पास सन रेशियो डेट ऑफ फादर पूछा है, तो पहले वाला रेशियो छोटा होगा और बड़े वाला रेशियो हमेशा ही बड़ा होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो अगर आप 2:1 कर रहे थे तो वो वैसे ही गलत था। अगला सवाल हमारे पास एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 का सवाल है। होमवर्क में ट्राई करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सेम ही टाइप है।
फ्रैक्शन पे बेस्ड एक सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत बेसिक फ्रैक्शन वाले नहीं करा रहा मैं, अच्छा सवाल ही करा रहा हूँ। CGL 2020 टीयर 2 का है। बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन। लेवल का सवाल है ये, बहुत गलती कर देते हैं लोग, फंस जाते हैं क्वेश्चन बेवजह। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, मेरे पास तीन फ्रैक्शंस हैं, ए बी और सी, कुछ इस तरीके से। ए क्या होगा, बी से बड़ा होगा, बी क्या होगा, सी से बड़ा होगा। इन तीनों का सम मुझे दे रखा है इतना, मतलब ए की जो भी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू जो भी है, इन तीनों का सम कर देंगे तो ये 121/60 कहता है। जब हमने सी को डिवाइड करा बी से, तो जो फ्रैक्शन बना वो व्हेन सी डिवाइडेड बाय दी रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज, जब मैंने सी को बी से डिवाइड करा तो मेरा जो फ्रैक्शन बना वो बना 9/10 विच एक्सीड्स ए बाय 3/20। सी बाई बी को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये वाली वैल्यू मेरी 9/10 आ रही है, जो कि क्या है, ए से 3/20 ज़्यादा है। ए से ज़्यादा है कितना, बी। हमसे पूछा है बी और सी के बीच का डिफरेंस क्या है, बी और सी के बीच का डिफरेंस पता। सबसे पहले अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या मैं यहाँ से ए का मान निकाल सकता हूँ, ए का एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ए हो जाएगा मेरे पास 9/10 माइनस 3/20, तो ये 20 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे 6 3/, क्या ए की वैल्यू मिल गई। मुझे बी और सी का डिफरेंस निकालना। आप देखो बी और सी एक इक्वेशन ये रही, ए प्लस बी प्लस सी ये दे रखा है, अगर मैं ए को घटा दूं इसमें तो बी प्लस सी का मान आ जाएगा। बी प्लस सी कितना आएगा, ए 121/60 में से घटा देंगे, दैट इज 3/20। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा मेरा 60 एलसीएम ले लिया, ये 9 बन जाएगा, ये 9 बनेगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 112। ठीक है, अब इसे मैं 4 से काट सकता हूँ, ये आ जाएगा 15, और ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 39, 29 सॉरी। ठीक, बी प्लस सी इतना है, सी बाई बी इतना है, आगे सोल्व करके बी और सी का डिफरेंस बताना है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कुछ गलती करी है मुझे लग रहा है। थ्री बाई, हाँ थोड़ी सी गलती यहाँ पे, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी यहाँ। अरे ये 9/10 है, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि 9 को 2 से करना था, तो ये 15/20 आता। 15/20 को आप 3/4 लिख सकते थे, बाकी यहाँ पे 15/20 करूंगा तो यहाँ पे 45 मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 45 माइनस करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 7, और 76 अगर 4 से काटूंगा तो मेरे पास 19 आएगा। तो मेरे पास क्या दे रखा है, अब देखें, बी प्लस सी, बी प्लस सी निकल के आया 19/15, सी बाई बी ये निकल के आया मेरे पास 9। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे इनका डिफरेंस मुझे बताना है, 1 रेशियो का मान बताना है, इनका डिफरेंस है जो इनका सम क्या है 19 रेशियो, इनका सम 19 रेशियो किसके बराबर है, 19/15। 19 रेशियो मेरा 19/15 के बराबर, डिफरेंस 1 रेशियो बताना है, 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 19 से 19 कटेगा 1/, बी और सी का। क्लियर है क्वेश्चन। चलें क्या आगे अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो सवाल आएंगे वो किस तरीके के आएंगे, कॉइन्स नोट्स इन डिफरेंट डिनोमिनेशन, इस टाइप के सवाल पूछता है। ठीक है, अब सवाल का सीधा सीधा मान लो मेरे पास क्या है, 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, मेरे पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो आप कहोगे नंबर ऑफ कॉइन कितने हो गए, मेरे पास 10 सिक्के हैं, कितने के, 5 रुपए के, मतलब एक कॉइन की वैल्यू कितनी है, 5 रुपए। तो टोटल कितने रुपए हो गए मेरे पास, 5 रुपए के अगर 10 सिक्के हैं तो 10 इंटू में 5, टोटल 50 रुपए हो गए या नहीं हो गए, हो गए।
तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस बनेंगे। मैं कहूँगा नंबर ऑफ कॉइन इनटू में वैल्यू ऑफ ईच कॉइन, कितने सिक्के हैं, उस सिक्के की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास टोटल अमाउंट, टोटल पैसे मेरे पास कितने हैं वो बन जाएंगे। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं अच्छे खासे। जैसे कि मेरे पास एसएससी 2019 का क्वेश्चन है, कहता है इन अ वॉलेट देयर आर नोट्स ऑफ द डिनोमिनेशंस ऑफ रुपीज 10 एंड 50, द टोटल नोट्स इज 12, the number of 10 and 50 rupees notes are in the ratio 1:2, then the total money in the wallet। अब मेरे पास क्या है, 10 रुपए के और 50 रुपए के नोट्स हैं, ठीक है। जो टोटल नोट है मेरे पास 12 है, और 10 रुपए और 50 रुपए के नोट्स का अगर मैं रेशियो देखूं, नंबर ऑफ नोट्स अगर मैं निकालूं, तो वो दे रखा है 1:2। तो दोनों मिला के मेरे पास कितने नोट्स हुए, 3 रेशियो नोट्स हुए। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने दे रखे हैं, 12, तो एक रेशियो मेरा 4 के बराबर, इसका मतलब 4 से गुना कर दूं तो मेरे पास 1 इंटू 4 4 और 2 इंटू 4 8। मेरे पास 10 रुपए के क्या है, 4 नोट हैं, 50 रुपए के मेरे पास 8 नोट हैं। हमसे पूछा है कि भैया ये बता दो टोटल मनी वॉलेट में कितनी है, तो आप कहेंगे भैया 50 इंटू में 8, 400 रुपये तो मेरे ये बन गए, 10 इंटू में 4, 40 रुपये मेरे पास ये बन गए, तो टोटल वॉलेट में कितने पैसे हो गए, 440। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया? ओरली करने वाला सवाल था ये, बहुत साधारण सा सवाल, ठीक। चलें कि अगले सवाल के ऊपर। अब हम सबको समझ आया, हमें क्या दे रखा था भैया, 10 रुपए के और 50 रुपए के नोट हैं, टोटल नोट्स कितने हैं दे रखा है, नोट्स का रेशियो कितना है वो दे रखा है। तो नोट्स का रेशियो दे रखा था, तो उसमें मैंने बता लिया 10 रुपए के कितने नोट हैं, 50 के कितने। 10 रुपए के जितने नोट थे उसे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, 50 रुपए कितने नोट थे उन्हें 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल अमाउंट निकालना है। तो 10 का टोटल अमाउंट मेरे पास 40 रुपए बने, 50 रुपए के 8 नोट थे तो टोटल अमाउंट 400 बना, 400 प्लस 40 440। सीजीएल 2020 टीयर 1 का एक और सवाल हमारे पास। हृदय है, उसने एक पिग्गी बैंक खोला और उसने पाया कि उसके पास जो उसके अंदर सिक्के थे वो 1 रुपए के थे, 2 रुपए के थे, 5 रुपए के थे और 10 रुपए के थे। किस रेशियो में थे, मतलब कितने कितने सिक्के थे, अगर उनका रेशियो निकालूं तो 10:5:2:1 था। टोटल सिक्के 72 थे। तो हमें बताना है उसके पिग्गी बैंक में टोटल कितने पैसे थे इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स। तो मैं कहूँगा टोटल सिक्के कितने हैं, 72 हैं। रेशियो में 1 2 5 और 10 के मिला के 10:5:2:1, टोटल कितना रेशियो हो गया, 15 और 3 18 रेशियो। 18 रेशियो 72 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 4 को। तो मेरे पास यहाँ पे कितने आए, आप कहेंगे सर 1 रुपए के सिक्के थे, 2 रुपए के सिक्के थे, 5 रुपए के सिक्के थे और मेरे पास यहाँ पे 10 रुपए के सिक्के थे। 1 रुपए के कितने हो गए, 1 रुपए के 10 रेशियो सिक्के थे, 1 रेशियो 4 के बराबर है, तो मेरे पास 10 रेशियो 40 के बराबर होगा, ठीक है। 5 रेशियो किसके बराबर होगा, 5 चौक 20 के बराबर, 2 रेशियो 2 इंटू 4 8 के बराबर, और 1 रेशियो 1 इंटू 4 4 के बराबर। तो टोटल कितने रुपए हो गए, मल्टीप्लाई करते रहो, 1 इंटू 40 40, 2 इंटू 20 40, 5 इंटू 8 40, 10 इंटू 4 40। टोटल उसके पास कितने रुपए हो गए अपने बैंक के अंदर, 160 रुपये। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कर। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कहता है अतुल ने एक ब्रेड परचेज करी 20 रुपए की और उसने 100 रुपये एक शॉपकीपर को दिए। शॉपकीपर ने उसे बैलेंस वापस कर दिया इन द फॉर्म्स ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 2 5 एंड 10। इफ दीज कॉइन्स आर इन द रेशियो 5:4:1, देन हाउ मैनी 5 रुपीज कॉइन्स डिड द शॉपकीपर गिव। अतुल ने एक ब्रेड परचेज करी 20 रुपए की और उसने 100 का नोट दिया। शॉपकीपर को अगर 100 का नोट दिया तो शॉपकीपर कितने रुपए वापस करेगा, आप कहेंगे सर 100 में से 20 रुपए रख लेगा और 80 रुपए क्या करेगा, अतुल को रिटर्न कर देगा। अब शॉपकीपर 80 रुपए अतुल को देने हैं। शॉपकीपर ने किस तरीके से दिया, उसने कहा कि भैया मैं तुम्हें 2 रुपए के सिक्के दूंगा, 5 रुपए के सिक्के दूंगा और 10 रुपए के, ठीक है। और किस रेशियो में दिए उसने, 5:4:1 में। तो ये मेरे पास तो क्या हो गई, वैल्यू हो गई ईच कोइन की, कि 2 रुपए के दूंगा, 5 के दूंगा, 10 के दूंगा। और उसने कहा कि किस रेशियो में दूंगा, नंबर ऑफ कॉइन्स। उसने कहा कि भैया 2 रुपए के 5 रेशियो सिक्के दूंगा, 5 रुपए के 4 रेशियो और 1 रुपए के 1 रेशियो सिक्के दूंगा। तो मुझे बताना है 5 रुपए के कितने कॉइन उसने दिए। आप कहोगे सर आपको टोटल अमाउंट पता है, शॉपकीपर को कितना देना, 80। टोटल अमाउंट किसके बराबर होता है, वैल्यू ऑफ ईच कॉइन इनटू में नंबर ऑफ कॉइन्स। तो एक कॉइन की वैल्यू यहाँ पे 2 रुपए है, नंबर ऑफ कॉइन्स को अगर मैं 5 रेशियो दे रखा है तो 5x मान लूँ,
इसे मैं 4x मान लूँ और इसे x मान लूँ, तो आप कहेंगे सर 2 रुपये के 5x सिक्के दिए तो कितना अमाउंट दिया 10x मल्टीप्लाई, 5 रुपये के 4x सिक्के दिए कितना अमाउंट दे दिया 20x, और यहाँ पे 10 रुपये का एक सिक्का दिया कितना अमाउंट दे दिया 10x, इतना अमाउंट दिया। टोटल अमाउंट कितना दिया तुल को 80 रुपये दिए, ठीक है, तो कितना 40x 80 के बराबर, तो x का मान कितना आ गया मेरे पास 2। तो 5 रुपये के कितने सिक्के दिए हमसे ये पूछा है, 5 रुपये के कितने सिक्के दिए थे 4x, तो ये आ जाएगा 4 इंटू में। क्या ये चीज़ सबको समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं ऑप्शन से देखता तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए जा सकते थे, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये। क्यों? क्योंकि जब अतुल को 5 रुपये के सिक्के दे रहा है, किस रेशियो में सिक्के दिए उसने 5:4:1, तो सिक्के मिनिमम या तो 4 देगा या 6, 4 के मल्टीपल में देगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो उसे क्या दे दे, 1.5 सिक्का दे दे, 2.5 सिक्का दे दे, इंटीजर वैल्यूज होगी, ठीक है। ये 4 रेशियो दे रखा है तो तुमको जो सिक्के मिलेंगे वो 4 के मल्टीपल में ही मिलेंगे। क्यों 4 के मल्टीपल में? क्योंकि हमारे पास 10 रुपये के यहाँ पे मिनिमम 1 सिक्का देगा, ठीक है, हमारे पास 2 रुपये का मिनिमम 5 सिक्का देगा, तो 5 रुपये के मिनिमम 4 सिक्के तो देगा। अब मान लो 10 रुपये के उसे 2 दे रहा है, तो यहाँ पे 2 रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 2 से, सब जगह एक पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू से ही मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए। तो उसे जो भी सिक्के वो तुमको देगा 5 रुपये के, वो 4 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो वो 4 देगा, 8 देगा, 12 देगा, 16 देगा, ऐसे चलेगा। तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए था, तो 2 ही ऑप्शन थे सी और डी, तो यही आंसर आ सकते थे। आप अपोजिट अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। आपने ऑप्शन देखा, आपने कहा या तो 4 या तो 8 देगा या 4 देगा। मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कि भैया यहाँ पे अगर 4 ही दे रहा है तो 10 रुपये का एक सिक्का ही देगा, इसके 4 देगा और इसके 5 देगा। मल्टीप्लाई करके देखो, 2 इंटू 5 10 है, 5 इंटू 4 20 है, और ये है 10 इंटू 1 10, तो टोटल कितना अमाउंट बना 80 बनना चाहिए था, ये तो 40 बना, ये तो सही नहीं है। तो 4 वाला ऑप्शन कट जाएगा और 8 वाला आंसर आ जाएगा। ये अपोजिट अप्रोच होगी, बट इतना जाने की जरूरत नहीं है। जब बेसिक से क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल रहा है आपका, तो इतना ज़्यादा क्यों ही सोचे, मतलब इतना ज़्यादा क्यों ही सोचे जब बेसिक से आप आसानी से निकाल सकते हो। जब नहीं निकल रहा, लंबा लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये अप्रोचेस दिमाग में आनी चाहिए। ICR IARI 2021 का सवाल है ये। कहता है एक बैग के अंदर 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के हैं, नोट्स हैं या जो भी है, ठीक है। 5 रुपये और 10 रुपये के नोट्स का रेशियो दे रखा है, 10 रुपये के जितने नोट्स हैं और 20 रुपये के जितने नोट्स हैं उनका रेशियो दे रखा है, टोटल अमाउंट दे रखा है बैग में कितना है। हमें बताना है 10 रुपये के नोट कितने होंगे। अब देखो ICR टेक्नीशियन में पूछ लिया तो लेवल अच्छा हो गया। अब इसमें इन्होंने कुछ नहीं करा, एक स्टेप बढ़ा दिया बस मेरा। देखो मेरे पास क्या है, 5 रुपये के सिक्के हैं, 10 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोट, 20 रुपये, वैल्यू तो मुझे पता है। अब इनका रेशियो दे दिया, 5 और 10 के जो नोट्स हैं उनके नंबर कितने होंगे, ये दे रखा है मुझे 11:8। फिर कह दिया मुझे 5 जो 10 और 20 के जो नोट्स होंगे उनका रेशियो कितना है मेरे पास 10:7। तो टोटल अमाउंट अगर इतना दे रखा है तो 10 रुपये के कितने नोट्स होंगे वो बता दो। कैसे सोल्व करेंगे? देखो 10 मेरा यहाँ पे 8 का मल्टीपल है, यहाँ पे 10 मेरा क्या है 10, 10 रुपये के नोट्स मेरे 8 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 रुपये के नोट्स मेरे 10 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं इससे निकालता हूँ तो इन दोनों का एलसीएम निकाल ले लेंगे। 10 रुपये के नोट्स तो मेरे पास जो भी हैं वो सेम ही होने चाहिए, तो इनका एलसीएम आएगा मेरे पास 40। तो इसमें 5 से गुना और इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें 5 से गुना करूँगा तो 5 रुपये वाले नोट्स कितने होंगे मेरे पास 5, 10 और 20। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा 55, ये 40 है, और यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करा, सॉरी यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा 7 को 28, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई, ये नंबर हो गए। टोटल अमाउंट निकाल सकता हूँ, टोटल अमाउंट का जो रेशियो आएगा वो कंपेयर कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स को यहाँ पे 55x, 40x और यहाँ पे 28x मान सकता हूँ। सोल्व करके आंसर बताएंगे। बाकी मुझे एक चीज़ दिख रही थी, देखो 10 रुपये के जो नोट्स हैं यहाँ पे क्या रखा था कि 11:8, मतलब 8 रेशियो 10 रुपये के नोट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 10:20 के नोट्स का अगर रेशियो निकाल रहे हैं तो 10 रुपये के नोट 10 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा मेरे पास जितने भी 10 रुपये के नोट होंगे, 10 रुपीज नोट्स जितने भी होंगे उनका नंबर क्या होगा, वो मेरा 8 का मल्टीपल भी होगा और मेरा 10 का मल्टीपल भी होगा। मतलब इन दोनों का मतलब इनका सेंस 40 का मल्टीपल मेरा क्या होगा, जो भी मेरे 10 रुपये के नोट्स होंगे वो 40 के मल्टीपल में होंगे। जो क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे दिख रहा है, और 40 के मल्टीपल में मुझे सिर्फ 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये दोनों मेरे आंसर नहीं हो सकते। 2 ऑप्शन बच गए। अब 2 ऑप्शन बच गए तब भी तो मुझे पूरा क्वेश्चन सोल्व करना ही पड़ेगा ना, मैं तुक्का लगा के आ जाऊंगा एकदम देखते ही। टाइम कम है, 30 सेकंड बची हुई है, बस सोल्व करना है, तो मैं तुक्का लगा दूंगा इसमें। बट अगर पूरा देखना है तो मुझे पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा। अब मैं आगे सोल्व करूंगा। देखो ये 5 इंटू 55x है,
तो 275x होगा, ये 400x होगा, ये मेरे पास 560x होगा। ठीक है, इन सबको सम करेंगे तो मोटा मोटा कितना, 1100, 1200, 1300 कुछ आ रहा है। टोटल अमाउंट इतना है, जो भी 1300 कुछ आएगा, ये 1200, 1300, 411, 1100, 1200 के आसपास, 1200 समथिंग कुछ आएगा। आप पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, आप लॉजिकली सोचो, मुझे पता है एक्स का मान क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगा, तो ये 1200 1300 कुछ बन रहा है, ये 3300 कुछ है, मतलब 3700 कुछ है, तो लगभग 3 गुना जाएगा। मैंने रफ कैलकुलेशन किया, रफ एस्टिमेशन किया कि 3 गुना कुछ जा रहा है। अगर 3 गुना कुछ जा रहा है तो मेरे पास नोट्स कितने आ जाएंगे, 40x है तो 40 इंटू में 3x का मान 3 ही आ रहा होगा, और ये 120 आ जाएगा। तो ये रफ आइडिया लगाना भी जरूरी है कि कैलकुलेशन नहीं करनी एग्जाम में, थोड़ा सोचो कि क्या हो सकता है। एक्स का मान क्या होगा, इंटीजर वैल्यू जब मुझे इतना पता है तो या तो 3 होगा या जो भी होगा, रफ एस्टिमेशन से निकाला जा सकता है। अगला सवाल मेरे पास, करो ट्राई। देखो क्वेश्चन में कहता है हमारे पास 2368 रुपीज़ हैं, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया 8 मैन, 10 वीमेन और 12 चिल्ड्रन के अंदर, कुछ इस तरीके से कि एक आदमी को जो पैसा मिलता है वो 25% ज़्यादा एक वुमेन को जो मिलता है, और एक वुमेन को जो मिलता है वो 25% ज़्यादा एक बच्चे को जो मिलता है। तो हमें बताना है कि प्रत्येक वुमेन को कितना पैसा। अगर मैं सोल्व करता हूँ, मैन रेशियो 25% क्या होता है, 1/4 होता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर वीमेन को 4 मिला तो एक आदमी को 25% ज़्यादा मिलेगा, मतलब एक रेशियो ज़्यादा आदमी को 5 मिलेगा। सिमिलरली वुमेन और चाइल्ड की बात करूँ, एक वुमेन को 25% ज़्यादा मिलता है एक बच्चे से, तो बच्चे को अगर 25% 1/4 अगेन, तो बच्चे को अगर 4 मिल रहा है तो वीमेन को एक ज़्यादा यहाँ पे 5 रेशियो मिलेगा। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अमाउंट है मेरे पास, ये पर्टिकुलर एक पर्सन की बात कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास मैन रेशियो, वीमेन रेशियो, चाइल्ड अगर मैं निकालूँ, देखो वुमेन यहाँ पे 4 रेशियो, यहाँ पे 5 रेशियो, तो रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा पहले, तो यहाँ पे 5 से गुना और यहाँ पे 4 से गुना। तो मेरे पास एक बच्चे को अगर 16 रुपये मिल रहे हैं तो एक वीमेन को 25 रुपये मिलेंगे, और उसी सॉरी एक वीमेन को 20 रुपये मिलेंगे और एक मैन को कितने रुपये मिलेंगे। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। अमाउंट बाय ईच पर्सन, अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, ये तो दे नहीं रखा कि टोटल एक इन तीनों को मिला के कितने पैसे मिलेंगे। हमें दे रखा है कि टोटल 2368 रुपीज कितने लोगों में बांटे गए, 8 आदमी, 10 औरतें और 12 बच्चों में बांटे गए। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालूंगा मैं, जो ये मेरा 2368 है किसके बराबर होगा। मान लो एक आदमी को 25x रुपीज मिल रहे हैं, एक वुमेन को 20x और एक चिल्ड्रन को 16x मिल रहे हैं। ठीक है, ये तो एक पर्सन का हो गया। कितने लोग हैं मेरे पास, मेरे पास यहाँ पे 8 आदमी हैं, मेरे पास 10 वीमेन है और 12 बच्चे हैं। तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा सारे आदमियों को मिला के, 25 इंटू में 8, ये हो गया मेरे पास 200x। वीमेन को कितना मिलेगा, 20 इंटू में 10, 200x। बच्चों को कितना मिलेगा, 16 इंटू में 12, 192x। तो इन सब के बीच में टोटल इतना इतना अमाउंट बांटा गया। यहाँ से क्या मैं x का मान निकाल सकता हूँ, टोटल अमाउंट कितना बांटा गया इन तीनों में मिला के, ये बट गया 236। आप देखेंगे ये आएगा मेरे पास 6592x। ये किसके बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है 2368 के। आप इसे सोल्व करेंगे, एक्स का मान आपको 5 दिख जाएगा। अगर एक्स का मान 5 आ गया, एक विमेन को, ठीक है, एक विमेन को कितना रुपए दिया जाएगा। आप कहेंगे सर एक विमेन को दिया जा रहा था 20x रुपये, तो 20 इंटू में 5, ये सॉरी 5 नहीं आएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, 20 इंटू में 4, इतने। क्लियर है सबको।
तो ध्यान से करने वाला सवाल है, इसी टाइम काइंड के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी पे बेस्ड है। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मान लो मुझे कहा कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं x की वैल्यू किसके बराबर होगी, जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ेगी x की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि x किसके बराबर होगा मेरा, k इंटू में y के बराबर, और एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब मैं y को जैसे जैसे बढ़ाऊंगा x भी मेरा उसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा, अगर x खाली डिपेंड करता है y के ऊपर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती रहेगी उसके साथ साथ। ठीक है, अगर मुझे दे रखा हो एक वैल्यू है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के, इसका मतलब क्या होगा, अगर y इंक्रीज करेगा तो x की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर इसे सिंप्लीफाई करूं मैं तो मैं इसे लिखता हूँ x इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट वैल्यू k कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे ये 1/y, अगर x खाली y के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, k/y के बराबर हो जाएगी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि मेरे पास जो x है वो अलग अलग चीज़ों पे वेरी कर रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ x क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, y के। x क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, z स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हो गया, x खाली एक चीज पे नहीं, अब दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो y क्या आएगा, x के सामने आएगा। z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो z क्या आएगा, नीचे आएगा z स्क्वायर के। और मेरे पास यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनैलिटी है तो साइन फिर ऐसा लगेगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए मैं कह सकता हूँ कि एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर होगा के, वो यहाँ पे आ जाएगा और ये y/z स्क्वायर होगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो अगर x दो चीजों पर डिपेंडेंट है तो ऐसा होगा, राइट। ऐसा हो सकता था मेरे पास जो a, मैं मान लेता हूँ a है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के, a जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, y c स्क्वायर के, और एक मुझे दे रखा है a क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √d के। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, क्योंकि तीन चीज़ों पे a मेरा डिपेंडेंट है, तो जब कांस्टेंट फैक्टर लूंगा मैं, वो तीनों चीज़ों को कंसीडर करते हुए लिया जाएगा। तो मैं कहूँगा a इक्वल्स टू कांस्टेंट फैक्टर मैंने ले लिया k, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था b के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ c के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर रूट ऑफ d के। ये मेरे पास क्या आएगा, एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश होगी। क्या ये चीज़ क्लियर होगी? अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं a की बात कर रहा था, मान लो मेरे पास क्या है, b और d की कुछ वैल्यू है, b की वैल्यू है b1, d की वैल्यू है d1, c की वैल्यू है c1, ऐसे a की वैल्यू इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी, a1। ये कांस्टेंट मेरा सेम रहेगा। अगर मैंने ऐसे ही कहा कि b की वैल्यू अब मैंने b2 कर दी, d की वैल्यू d2 कर दी, c की वैल्यू c2 कर दी, तो कांस्टेंट मेरा नहीं बदलेगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, a2। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं a1/a2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास आप देखेंगे b1/b2 रूट में d1/d2, और यहाँ पे c1 नीचे था, ये c2 इसमें नीचे था, c2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा c2/c1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाइनली मेरे पास प्रोपोर्शनैलिटी का रिजल्ट निकल के आएगा। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? करते हैं हमारे पास सवाल, ICR 2021 एग्जामिनेशन का सवाल है, MTS में भी कुछ ऐसे सवाल शायद इस बार आए थे और बाकी इस तरह के आ सकते हैं आपके एग्जाम में। कहता है A वेरीज डायरेक्टली एज B, A क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, एंड इनवर्सली एच सी, इनवर्सली एच सी है तो C नीचे कर देंगे। ठीक है, कहता है अगर मेरे पास A 4/3 है, C मेरे पास 9/14 है, B की वैल्यू मेरे पास उस टाइम पे आती है 3/7। हमें बताना है अगर A मेरे पास 4/4√3 है, B मेरे पास 30 है, तो C का मान क्या होगा। तो मेरे पास मैंने देखा था, जब मैं एक फर्स्ट केस को ले रहा हूं और जब मैं सेकंड केस को ले रहा हूं और इन दोनों को डिवाइड करता हूं, तो ये कांस्टेंट जो वैल्यू है ये कट जाती है। ठीक है, तो मेरे पास वही रिलेशनशिप हम सामने लिख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, मैंने कहा A क्या है, डायरेक्टली वेरी करता है B पे और इन्वर्सली वेरी करता है C से। तो मैंने कहा A1 डायरेक्टली वेरी करेगा B पे और इन्वर्सली वेरी करेगा C से। ठीक है, इनकी वैल्यू A1 B1 C1 वैल्यू दे रखी है। अब अगर A इतना हो, B इतना और C की वैल्यू क्या होगी,
तो इसे मैं मान लेता हूँ A2, ठीक है, डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये B है तो A2 के सामने क्या आएगा, B2 आएगा, और मेरे पास इसके नीचे आएगा C2, ठीक है। और जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वेट कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और ये C2 वाला पार्ट है ये नीचे से हटके मेरे पास चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। A2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया C2, A2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया B2, A1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया B1, A1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया C1। ये मेरी रिलेशनशिप निकल के आई। पहले मुझे A1 क्या दे रखा था, 4/3, A2 मुझे कितना दे रखा है, 4√3, B1 कितना दे रखा है मुझे, 3/7, C1 मुझे दे रखा है कितना, 9/14, तो 9 और 14 ऊपर चला जाएगा, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मुझे C2 कितना दे रखा है ये निकालना है, और यहाँ पे है B2 कितना दे रखा है मुझे, 30। सोल्व करके अपना इस क्वेश्चन का आंसर हम बता देंगे क्या आएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 3 से काटूंगा तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। √3 तो मेरे पास आंसर में बचेगा, तो मैं कहूँगा C2 की वैल्यू जो भी होगी √3 तो आएगा, √5 तो कहीं है ही नहीं, तो ये तो कट ही जाएगा, इन दोनों में से कोई आंसर है। क्वेश्चन में भी देख रहे थे हम, √5 तो कहीं था ही नहीं, और स्क्वायर की कोई बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो आराम से इन दोनों में से ही आंसर आना है। सोल्व करेंगे, 3 से काटूंगा तो ये मेरे पास 3 बचेगा, 7 से काटूंगा तो ये 2 बचेगा, ये 5 बचेगा, तो 5 × 3/√3, 5√3। चले आगे, एक और क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सेम टाइप का है, सिंपल है। x वेरीज इन्वर्सली एज √y एंड डायरेक्टली एज w, x y ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं, y का मान बता। देखो अगर मैं करूँगा x किस पे वेरी करता है, इन्वर्सली एट √y, तो यहाँ पे आएगा √y, डायरेक्टली एज w यहाँ पे आएगा w, ठीक है, ये x का मान हो गया। ऐसे ही अगर मैं इसे x1, w1 और y1 लिख सकता हूँ, इसे डिवाइड कर दूंगा अगर मैं x2 से, सेकंड केस में, तो डिवाइडेड बाय x2, तो यहाँ पे w2 आ जाएगा, और ये √y2 ऊपर चला जाएगा, और मेरे पास ये बन जाएगा इक्वल टू का साइन। ये मेरी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगी। x1 कितना है 8, जो पहली वैल्यू दे रखी है वो पूरी लिख दो, w1 कितना दे रखा है मुझे 5, और y1 कितना दे रखा है 20.25। 20.25 का अगर मैं रूट निकालूंगा, ये होता है 45 का स्क्वायर 2025, तो ये 4.5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। स्क्वायर वाली ट्रिक्स में मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो ये मेरे पास y1 आएगा 4.5। अब x को कर दिया हमने 18, w को कर दिया कितना 3, तो हमें बताना है y2 का मान क्या होगा, ठीक है। ऊपर वाले x1 y1 w1 और नीचे वाले x2 w2 y2 मान, ये हटा दूंगा तो 0 लग जाएगा, ये मेरा 5 से काटेंगे 10 और ये 9 हो जाएगा, 9 से काटूंगा 2, 2 से काटूंगा 4, फिर मेरे पास 2 और ये 5 आएगा, 6/5, ये वाली वैल्यू मेरे पास √y2 आएगी, ये आएगा 1.2 इक्वल्स टू √y2, स्क्वायर कर देंगे y2 का मान निकालने के लिए, तो 1.44। ठीक, चले अगले सवाल पे, डायमंड से रिलेटेड सवाल, ठीक है। डायमंड किसने पहना है, देखा है, मूवीज में देखा है, क्या असलियत में किसने आपने डायमंड देखा है? हमने बस ये सुना है बचपन से, काफ़ी कॉस्टली होता है, बहुत महंगा है। कोहिनूर हीरे के बारे में हमें पता है कि किसी भी तरीके से इंडिया वापस लेके आओ, ठीक है, या सेंटिमेंटल अबाउट इट, राइट। तो डायमंड का होता क्या है, डायमंड की प्राइसिंग जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे वेरी करती है। क्या करती है, डायमंड का जो प्राइस होता है ना, वो अलग अलग चीज़ों पे वेरी करता है कि डायमंड हमारा कैसा है। जो डायमंड है हमारा वो क्लियर है या नहीं है, उसकी क्लियरिटी के ऊपर उसका प्राइस वेरी करता है, उसके वेट के ऊपर उसका प्राइस वेरी करेगा, ठीक है, और उसके ऊपर उसके कलर के ऊपर डायमंड का प्राइस वेरी करता है। और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, मैंने जेमोलॉजी में डिप्लोमा किया हुआ, तो मुझे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर डायमंड का जो प्राइस है कि उसकी कीमत क्या होनी चाहिए। एक छोटा सा डायमंड इतना सा जो अंगूठी में लग रहा है, वो 1 लाख का भी हो सकता है, वो 10 लाख का भी हो सकता है, वो 1 करोड़ का भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि उसका कलर कैसा है, उसकी क्लियरिटी कैसी है, ठीक है, उसका कट कैसा है,
किस तरीके से उसकी कटिंग है। डायमंड जो खान से निकलता है वो ऐसा नहीं निकलता जैसा हम देखते हैं इस शेप का। डायमंड तो खान से निकलेगा ऐसा पत्थर बिल्कुल सेम, ठीक है। तो जब उसे तराशा जाता है, उसे काटा जाता है, तब जाके वो एक्चुअली में जो हम मूवीज वगैरह में डायमंड देखते हैं वो शेप लेता है। ये एक ऐसी शेप होती है डायमंड की जो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन करती है, इसके अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत होता है, ठीक है। तो हम वही शेप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वरना डायमंड हमारे पास मार्केट में हर शेप के मिलते हैं। इस शेप के भी डायमंड मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग शेप के डायमंड्स अवेलेबल हैं। बेसिकली जो हम देखते हैं वो इस टाइप का देखते हैं। तो डायमंड का प्राइस मैंने कहा बहुत सारी चीज़ों पे वेरी करता है, और उसमें से एक जो सबसे बड़ा फैक्टर जो हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, वो होता है वेट। कि जितना बड़ा डायमंड होगा उसका प्राइस उतना ज़्यादा होगा, जितना छोटा डायमंड होगा उसका प्राइस इतना ज़्यादा होगा। लेकिन एक चीज़ का फ़र्क यहाँ पे आता है कि ये खाली वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। इसका प्राइस कैसे चलता है मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैंने क्या कहा, मैं सोना लेने जा रहा हूँ, मैंने कहा 1 ग्राम सोना कितने का है, 5,000 रुपये का सपोज करूँ। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 10 ग्राम सोना दे दो मुझे, तो कितने का मिलेगा 10 ग्राम सोना? आप कहेंगे सर 1 ग्राम 5,000 का है, 10 ग्राम तो आपको 50,000 का मिल जाएगा सोना, है ना। लेकिन डायमंड के केस में ऐसा नहीं होता है। डायमंड के केस में क्या होगा, 1 ग्राम का अगर डायमंड है, क्योंकि गोल्ड में सीधी सीधी चीज है कि मैं 1-1 ग्राम के 10 पीसेस को अगर मिला दूं, क्योंकि गोल्ड क्या है, एक मेटल है, वो पिघल के एक 10 ग्राम का गोल्ड का बन जाएगा, या फिर 10 ग्राम का है उसे पिघला के मैं 1-1 ग्राम के टुकड़े बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसकी प्रॉपर्टी कोई भी बदलेगी नहीं। लेकिन डायमंड में ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो 1 ग्राम के डायमंड का प्राइस मैंने कहा कि ये मेरे पास है 20,000 रुपये, तो अगर इसी में, क्योंकि डायमंड का 1 ग्राम का पीस होगा, कुछ उसका हिस्सा होगा, अगर ये 10 ग्राम का पीस होता साबुत, ठीक है, 1-1 ग्राम के अगर 10 टुकड़े होते मेरे पास, 1 ग्राम के टुकड़े का कीमत 20,000 रुपये है, तो 1-1 ग्राम के अगर 10 टुकड़े होते मेरे पास, तो मैं कहता कि 20,000 इंटू 10, इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, इसकी कीमत हो जाएगी 2 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन अगर जो टुकड़ा है वो 10 ग्राम का है, तो 1 ग्राम का डायमंड ऐसा कुछ होगा, 10 ग्राम का डायमंड ऐसा, मैंने ट्राइंगल बनाया, फिलहाल समझ जाओ कि डायमंड की मैं बात कर रहा हूँ। 10 ग्राम का डायमंड ये होगा। कोहिनूर हीरा इतना महंगा क्यों है, उसका उसका बहुत बड़ा साइज है, ठीक है। छोटे छोटे बहुत सारे डायमंड्स आप मिला दोगे तो जो उसकी कीमत बनेगी ना, वो बहुत ही ज्यादा कम होगी एज कम्पेयर टू जो कोहिनूर हीरे की कीमत है, ठीक है। उसकी क्लैरिटी भी ज़्यादा है। लेकिन अगर वेट के कंपैरिजन में देखें तो ऐसे तो हमारे पास इंडिया में डायमंड भरे पड़े हैं। सूरत इंडिया की बहुत बड़ी मंडी है डायमंड की, वर्ल्ड में भी दूसरे तीसरे नंबर पे शायद आती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो क्योंकि डायमंड का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा है और सिंगल पीस में है। तो मैंने कहा 1-1 ग्राम के अगर 10 पीस होते मेरे पास, तो कीमत 20,000 के हिसाब से 10 गुना करके 2 लाख ही होती। लेकिन अगर मेरे पास एक डायमंड का पीस है जो पूरा का पूरा 10 ग्राम का है, ये 10 ग्राम का, तो इसकी कीमत 20,000 इंटू 10 नहीं होगी। इसकी कीमत हो सकता है इसका 100 गुना हो, इसका हो सकता है 500 गुना हो सकता है इसकी कीमत इसका 5,000 गुना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है कि ये 20,000 इंटू में 5,000 करूं तो जो वैल्यू बनेगी 10 ग्राम का डायमंड इतना महंगा हो। क्या ये चीज समझ में आई? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट के नहीं होता है। अगर साइज की मैं बात करूं, अगर सिंगल एक डायमंड की मैं बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि हो सकता है अगर मैं, ये वेट है, ये 1 ग्राम था 10 ग्राम था, तो मैं कहूँ अगर डायमंड का जो प्राइस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट है, वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर 1 ग्राम के डायमंड की कीमत हमारे पास इतनी है 20,000, तो 10 ग्राम के डायमंड की कीमत कितनी होगी, क्योंकि वेट मेरा क्या हो गया 10 गुना, और ये स्क्वायर ऑफ वेट के प्रोपोर्शनल है, तो ये 10 गुना हुआ तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 गुना। जो इसकी कीमत होगी मेरे पास डायमंड की, प्रोपोर्शनैलिटी क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, तो ये होगी 20,000 इंटू में 100। क्या ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया? वेट 10 गुना ही हुआ लेकिन कीमत 100 गुना हो गई अगर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है वेट के डायमंड का प्राइस। तो क्वेश्चन मेरे पास यही है, द कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेट। डायमंड की जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के। द कॉस्ट ऑफ 14 ग्राम डायमंड इज इतना, 14 ग्राम के डायमंड की प्राइस इन्होंने लिखी हुई इतना है। डायमंड टूट जाता है 2 पीसों में, ठीक है। बड़ा डायमंड है, गिर गया, टूट गया, किसने हथौड़ा मार दिया, हथौड़ा डायमंड पे मारोगे डायमंड टूट जाएगा, ठीक है। जो मूवी में दिखाते हैं ना कि डायमंड के ऊपर हथौड़ा मारेंगे हथौड़ा टूट जाएगा, डायमंड टूटा, वो सब झूठी चीजें हैं, ठीक है। डायमंड के ऊपर हथौड़ा मारोगे डायमंड का चूरो चूरो हो जाएगा, ठीक। तो इसमें आगे कहता है कि डायमंड गोट ब्रोकन डाउन इनटू 2 पीसेस इन द रेशियो 5:9। हाउ मच लॉस परसेंट इज इंकर्ड ड्यू टू इट्स दिस ब्रेकेज। अगर डायमंड टूट गया
तो इससे क्या नुकसान होगा? देखो, अगर सोना होता मेरे पास 14 ग्राम का और मैंने इसे दो हिस्सों में तोड़ दिया, सोने को 5:9, मेटल है, दोनों हिस्सों को फिर से जोड़ दूंगा, 14 ग्राम बन जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मैंने बताया डायमंड का कि अगर दो हिस्सों में तोड़ दिया, छोटे पीस का प्राइस क्या होगा? कम होगा, और बड़े पीस का प्राइस ज़्यादा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें लॉस इंकर होगा। अब लॉस कैसे होगा? डायमंड का जो प्राइस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेट है। पहले मेरे पास जो डायमंड का वेट था वो था कितना? 14 ग्राम। अभी मेरे पास क्या हुआ? जब ये 14 ग्राम दो हिस्सों में टूटा तो 21 रेशियो में बटा 5:9 में। अब आप ग्राम में देखेंगे, 14, ये 14 रेशियो ही आ रहा है, 14 रेशियो 14 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेशियो 1 ग्राम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे पास जो दोनों टुकड़े होंगे उनका वेट कितना होगा? ये 9 ग्राम होगा, और ये मेरे पास, ये 5 ग्राम है, ये मेरे पास क्या होगा? 9 ग्राम ही होगा। ये मेरे पास क्या है? वेट का रेशियो है। तो प्राइस का रेशियो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेट। तो प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर करूंगा यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मैं 9 का स्क्वायर करूंगा, तो जो प्राइस का रेशियो होगा इन दोनों टुकड़ों का, आप देखोगे वो कितना हो जाएगा मेरे पास? 25, और ये होगा 81। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? तो टोटल जो प्राइस होगा अब डायमंड का वो होगा मेरे पास 106 रेशियो। अच्छा, अगर ये मैं नहीं तोड़ता तो डायमंड तो मेरा 14 ग्राम का था, 14 ग्राम का प्राइस कितना होता? प्राइस वेट के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है, ये होता 14 का स्क्वायर 196 रेशियो। तो मुझे नुकसान हो गया ना यहाँ पे, पहले प्राइस 196 था, टूट गया तो 106 रेशियो का प्राइस रह गया। तो इसमें से मैं इसे घटा दूं 196 में से 106 को, तो 90 रेशियो, ठीक है, 90 रेशियो का मुझे नुकसान हो रहा है। हमसे पूछा कितने परसेंट नुकसान हुआ इस वजह से, तो 90 का नुकसान हुआ कितने पे? 196 पे। पहले 196 प्राइस था, 90 का नुकसान हो गया, परसेंटेज में बताया, इंटू 100%। एक्चुअल वैल्यू से इस क्वेश्चन का कोई लेना देना ही नहीं था कि चौथा ग्राम कितने का है, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछा है, वैल्यू थोड़ी पूछी है। वैल्यू पूछा होता तो यूज करते उसे। तो मेरे पास यहाँ पे सोल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं इसे 2 से काट दूं या 4 से भी काट सकते हैं, 4 से काटेंगे या फिर ऑप्शन की मदद ले लें, ठीक है, ऑप्शन की मदद लेते हैं। चलो, जैसे 196 है, इसका 50% निकालता तो मेरे पास 98 वैल्यू आती, ठीक है, तो ये 98 से तो कम है 90, तो 50% से कम का नुकसान हुआ है, तो ये कट गया, ये कट गया। अब दो ऑप्शन बचे, 49 पॉइंट समथिंग है और 45.92 है। क्या आंसर हो सकता है? देखो, मेरे पास अगर ये है, इसका 50% 98 है, 1% कितना होगा इसका? 1.96, ठीक है। अगर इसमें 1.96 भी घटा दूं मैं, 1% और घटा दूं 98 में, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? लगभग 96 के आसपास आएगी, 1.96 में घटाया तो 49% मेरा 9 पॉइंट, वो 96 के आसपास आता। लेकिन हमें क्या निकालना है? 90 कितना है? तो 90 तो 45 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा ना, क्योंकि 49.71 क्या आता मेरे पास? 99 होता, 97 कुछ होता है यहाँ पे, तब ये वाली वैल्यू आती 49.71। तो ऐसे कर सकते हैं आप, अदरवाइज आप बेसिक से सोल्व करेंगे तो कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ ही जाएगा। क्लियर? तो मैंने कहा 50% है 98, तो 50% से छोटी वैल्यू है, नुकसान मेरा 90 का हुआ है, 98 से कम का हुआ है, तो 50% से ज़्यादा का नुकसान नहीं हो सकता, वो काट दिए। फिर मैंने कहा कि भैया ये 49 पॉइंट समथिंग कुछ दे रखा है, तो 1% कितना है? 1.96, 98 में 1.96 रखो तो लगभग 96, तो मतलब मेरा जो नुकसान है वो 96 से भी कम का है, तो 49 से भी कम का होगा, 49 से भी कम का होगा, तो 45.92 ही क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो ये ग्राम दे रखा था, ठीक है, एक्चुअली में ये मुझे 14 ग्राम की भी जरूरत नहीं थी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, मुझे सिर्फ रेशियो की जरूरत थी। अगर मुझे खाली इस क्वेश्चन में ये दे देता कि भैया आपके पास एक डायमंड है, एक डायमंड ब्रेक हो गया दो पार्ट में, किस रेशियो में? 5:9 में, और आप बता दो इस वजह से आपको कितना नुकसान होगा अगर डायमंड का प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट है, तो भी मैं कर सकता था। मैं क्या कहता, भैया देखो डायमंड का दो हिस्सों में टूट गया तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये वेट का रेशियो है, ये न्यू वेट का रेशियो है, ओल्ड वेट कितना होगा? 5 और 4 9 और 5 14 रेशियो, ठीक है, वेट का रेशियो ये है, तो प्राइस का रेशियो क्या होगा? 25 81, और ओरिजिनल वेट कितना होता मेरा? 14 का स्क्वायर 196, ये ओरिजिनल प्राइस होता, ये मेरा क्या है? नया प्राइस आया, और लॉस कितने का हुआ मेरा? 90 का। तो मुझे 14 ग्राम दे रखा था क्वेश्चन में, इसकी भी नीड नहीं थी। चले अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास, द प्राइस ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, अ मैन ब्रोक द डायमंड एक्सीडेंटली इनटू 3 पीसेस इन द रेशियो
2:5:3. If the three presses were broken in the ratio 1:2:2, the difference in the values in the first case and the second case would have been इतना. What was the original price of the diamond? अच्छा सवाल एक फाइनली. मेरे पास एक डायमंड है, ठीक है, उसका जो प्राइस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट है, ठीक है. एक डायमंड को मैंने एक्सीडेंटली तोड़ा, किस रेशियो में तोड़ दिया? 2:5:3 में. कहता है अगर इसी डायमंड को मैं किस रेशियो में तोड़ता? 1:2:2 में तोड़ता, तो मेरे पास जो डिफरेंस आता वैल्यू में फर्स्ट केस और सेकंड केस में वो 10,000 का होता, ठीक. अगर मैं बात करता हूं, यहां पे समझो हमें ओरिजिनल डायमंड का प्राइस बताना है कि क्या होगा. आप एक चीज बताओ, डायमंड का जो वेट है क्या वो कांस्टेंट होगा? इस केस में जो डायमंड टूटा और इस केस में जो डायमंड टूटता, अगर तो मेरे पास सेम वेट का डायमंड टूट रहा है, तो दोनों की जो टोटल जो टुकड़े हैं उनका जो सम होगा वो बराबर होगा. यहाँ पे 2 और 5, 7 और 3 10 रेशियो है. यहाँ पे कितना है? 5 रेशियो है. तो रेशियो बराबर करना पड़ेगा. इसका और इसका वेट दोनों डायमंड्स का बराबर होना चाहिए. तो 10 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा. तो इसमें पूरे में 2 से गुना करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 2:4:4. ठीक है. ये वेट का रेशियो यहाँ पे है, ये यहाँ पे वेट का रेशियो. तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा इस केस में? 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9. यहाँ पे कितना? 4, 16, 16. तो अगर मैं प्राइस निकालता हूँ यहाँ पे कितना बना? 25, 9, 34 और 4 38. यहाँ पे कितना बना? 32 और 4 36. तो इस केस में हमारे पास जो ज़्यादा नुकसान हो रहा है सेकंड केस में, फर्स्ट केस में कम नुकसान हो रहा था. इनका डिफरेंस दे रखा है 2 रेशियो. 2 रेशियो किसके बराबर है? 2 रेशियो मुझे बराबर दे रखा है 10,000 के. हमसे पूछा ओरिजिनल डायमंड का प्राइस बता दो. ओरिजिनल डायमंड का वेट कितना है? हमने यहाँ पे 10 ग्राम माना है ना, ओरिजिनल 10 रेशियो माना है ना ओरिजिनल डायमंड का जो वेट है. प्राइस कितना हो जाएगा? प्राइस हो जाएगा 10 का स्क्वायर डेट इज 100. तो अगर मेरे पास 2 रेशियो 10,000 के बराबर है, 1 रेशियो 5,000 के बराबर होगा, तो 100 रेशियो जो प्राइस आएगा वो किसके बराबर होगा? 5,000 इंटू में 100, 5 लाख. क्लियर है या नहीं है सबको? चलें आगे. प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, इस पे बेस्ड बहुत सवाल बनते हैं. ठीक है, फटाफट से मैं आपको इसका फंडा बताऊंगा क्या है, और फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ट्रिक्स देखेंगे और अपने रेशियो को समाप्त करेंगे. देखो, अगर मुझे कोई दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, इनका मुझसे पूछ ले मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है. मीन प्रोपोर्शनल होता है रूट ए बी, याद रखेंगे. अगर मुझे इनसे पूछ ले इनका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये होता है मेरे पास b²/a. क्या ये चीज याद रह जाएगी? अगर मेरे पास दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, इनका मीन प्रोपोर्शनल पूछे, तो मेरे पास इनका मीन प्रोपोर्शनल मध्य अनुपाती क्या होगा? वो होगा रूट ए बी. थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ ले तो ये होगा मेरे पास b²/a. ये याद रखेंगे. ठीक है. अगर मैं बात करता हूं, मुझे दे रखा है ए बी सी एंड डी, ये 4 नंबर हैं, ये प्रोपोर्शन में है. ये 4 नंबर क्या दे रखे हैं? अगर मुझे कहे ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब a/b पहले और भाग दूसरा नंबर, ये बराबर होता है c/d के. अगर मुझे a b c और d प्रोपोर्शन में दे रखे हैं तो ये मेरे जो ये रेशियो है ये सेटिस्फाई होता है. और इस केस में हम कहते हैं इस वाले नंबर को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसे हम बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, इसे हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन और इसे हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन. बस ये छोटा सा कंसेप्ट है, इस पे बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं. अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अगर a/b c/d के बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं. ठीक है, मैं यहाँ पे c को a और d को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और इसे b और c को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये भी बराबर होता है. दूसरी चीज़, मेरे पास a/b था, c को नीचे ले जा सकता हूँ a के, और ये मेरे पास यहाँ पे b को इधर ले जा सकता हूँ. क्या मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ? बी और सी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ डी भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है. डी को ए की जगह ले जाता हूँ, डी को ए की जगह, ए को डी की जगह ले गए और बी और सी ऐसे रहने दिए. चलो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. कहता है जो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन होगा वो बराबर होगा इसके थर्ड प्रोपोर्शन के, तो हमें के का मान बताना है. ठीक है, मैंने अभी बताया आपको
फोर्थ प्रोपोर्शन की जब हम बात करेंगे तो 4 नंबर्स की बात कर रहे होंगे, ए बी सी एंड डी, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा मेरा, डी होगा। ठीक है, अगर मैं इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालूं, डी का मान क्या होगा, आप कहेंगे सर ये बी सी बाई ए होगा, है ना। तो क्वेश्चन पे आया मैं, क्वेश्चन में कहता है फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन, ये 3 वैल्यूज दे रखे हैं, चौथा प्रोपोर्शन डी मान लिया, तो इसका चौथा प्रोपोर्शन क्या होगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी होता है, तो डी का मान हो जाएगा मेरे पास 18 इंटू 6 बी सी डिवाइडेड बाई ए। ये आया मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शन, दैट इज 12। ये किसके बराबर है, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, 2 नंबर का, अगर ए और बी 2 नंबर दे रखे हैं, इनका थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर बाई ए, तो बी स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, सोल्व करके के का मान बताना है, क्वेश्चन हो गया खत्म। सीजीएल 2020 टीयर 1 का। 4 से काटूंगा 3, 3 से काटूंगा 2, 18 दूनी 36, के स्क्वायर अगर 36 के बराबर है तो के का मान मेरा आ गया 6। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है सभी लोगों को। अगले सवाल पे चलता हूं। इफ पी इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू दिस, देन व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन टू दिस। पी क्या है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन है, तो उसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। थर्ड प्रोपोर्शन है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं पी का मान क्या हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, बी स्क्वायर बाई ए मतलब 9 स्क्वायर बाई 3, तो ये हो गया 27। इसका थर्ड प्रोपोर्शन पी की जगह, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, पी की जगह 27 रखा, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये मैंने मान लिया डी जो कि फोर्थ प्रोपोर्शन है। डी का मान क्या होगा, बी सी डिवाइडेड बाई ए, तो ये होगा 27 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 6। क्वेश्चन हो गया खत्म। सीजीएल 2020 टीयर 1 का सवाल है। अगला सवाल हमारे पास 44, 50वें क्वेश्चन पे हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं, रेशो की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। आर यू फीलिंग एक्साइटेड, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने ऊपर, नहीं आ रहा कि हाँ रेशो का क्वेश्चन कोई भी आएगा कर लेंगे बड़े आसानी से। कहता है द सम ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड 9.8 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 7 एंड 14 क्या होगा। अगर मैं इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालूं, ए और बी अगर दे रखे हैं, इनका मीन प्रोपोर्शन होता है मेरे पास रूट में ए बी। द सम ऑफ मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन, इसका सम किसने निकाला, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 7 और 14। 7 और 14 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए मतलब 14 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7। अब देखो 9 पॉइंट इंटू 5 करूंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 49। 49 किसका, 7 का स्क्वायर होता है। यहां से काटूंगा, एक साथ कट जाएगा, 14 टू जो 28, 30। क्वेश्चन खत्म। चले आगे। कहता है P इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 820, Q इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस 3, 5 एंड 24, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2P प्लस Q। तो P अगर इसका थर्ड प्रोपोर्शनल है तो P का मान क्या होगा, 20 स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ये आ जाएगा मेरे पास 400 भाग 8 50। क्यों क्या है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, B इंटू सी डिवाइडेड बाई ए, तो 5 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 3, तो 8 5 जा, ये भी 40 आ गया मेरे पास तो यार। अच्छा ये 40 है 50, 2P प्लस क्यों, 2 इंटू में 50 प्लस 40 140। क्वेश्चन खत्म। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, करो, लास्ट टाइप है हमारे पास। ये पहले थोड़ा सा बेसिक से बताऊंगा, फिर इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा जो कि यूज होगी। क्वेश्चन में कहता है अगर x को ऐड कर दिया जाए इन चारों में तो ये नंबर्स क्या होंगे जो ऑब्टेन होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। हमें बताना है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द नंबर्स x प्लस 1 एंड 3x प्लस 1, मतलब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, मीन प्रोपोर्शन किसका, x प्लस 1 और 3x प्लस 1। और हमें दे रखा है कि अगर इन सब में x को जोड़ दिया जाए तो ये प्रोपोर्शन में आएंगे। x को जोड़ दिया जाए मतलब 10 प्लस एक्स, 16 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, और यहाँ पे 32 प्लस एक्स, ये क्या है, प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर ये होगा 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 16 प्लस एक्स ए बाई बी, ये बराबर होगा सी बाई डी के। प्रोपोर्शन में होता तो ए बाई बी बराबर होता है सी बाई डी के, ऐसे ही लिखते हैं ना, 22 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 32।
अच्छा ध्यान से ऑपरेशन समझना, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको करा दूंगा क्या करना है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं कंपोनेंडो ऑपरेशन, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो स्टार्टिंग में पढ़ाया था, कंपोनेंडो की जगह डिविडेंडो, सॉरी। अगर मैंने यहाँ पे डिविडेंडो ऑपरेशन लगाया तो उसमें क्या होता है हमारे पास, a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू बी माइनस बी इक्वल्स टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी बचता है। उसे लगाने से पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, चलो कोई नहीं, इसमें से इस वाली वैल्यू को घटाएंगे, डिवाइडेड बाई 16 प्लस एक्स, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 22 प्लस एक्स में से 32 प्लस एक्स को घटाऊंगा, डिवाइडेड बाई 32 प्लस एक्स। कोई बदलाव आया? नहीं आया, है ना। इसके बाद आप देखेंगे एक्स से एक्स एलिमिनेट होगा, -6 अपॉन में 16 प्लस एक्स है, और यहाँ पे मेरे पास -10 अपॉन में 32 प्लस एक्स। क्या ये पार्ट क्लियर हो गया? अब आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं इनका क्या ले लूँगा, माइनस से देखो माइनस कट जाएगा, 6 और 10 का रेशियो लूँगा तो ये मेरे पास 3 और ये 5 आएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिखा 5 डिवाइडेड बाय 16 प्लस एक्स है, और ये मेरे पास 32। ये इतना सब कुछ नहीं करना, मैं बहुत छोटा सा तरीका बताऊंगा जिससे आप डायरेक्टली निकालेंगे। अब इससे अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ये 3 को 32 में मल्टीप्लाई, 16 को 5 में मल्टीप्लाई, और एक मतलब एक बड़े वाले में से छोटे वाला, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो मैंने कहा 32 इंटू में 3 है, और 16 इंटू 5 इधर जाएगा, इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 16 इंटू में 5 है, और मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये 3x बनेगा, ये 5x। तो अगर मैं x को कॉमन लूँ तो ये मेरे पास चलो 5x माइनस 3x बचेगा, ऐसे ही कुछ आएगा। और सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये 2x का मान आया यहाँ पे 96 माइनस 80 डेट इज 16, और x का मान आ गया 6 सॉरी, हाँ x का मान 8 आएगा। मैं पुट करके अपना आंसर निकाल लूंगा। ये हो गया बेसिक तरीका। अब ये मैं एक एक स्टेप लिख रहा था, ठीक है, तो ऐसा हो रहा है। अब इसी चीज को मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो आप देखेंगे क्या बन रहा है। मेरे पास ये 4 वैल्यूज थी। अब इन सब में अगर मैं किसी एक वैल्यू x को ऐड करता हूं तो ये प्रोपोर्शन में आ रहा है, और मुझे x का मान डायरेक्टली निकालना हो तो क्या करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या करा था, 10 और 16 जो पहले दो नंबर थे इनका क्या करा था, डिफरेंस आया था -6, तो मैंने इनका डिफरेंस लिया। माइनस हो प्लस हो से छोड़ दें, आपको बस पॉजिटिव वैल्यू पे देखना है। 16 में से 10 को घटाया तो 6। यहाँ पे क्या आया था मेरे पास, ये -10, 22 प्लस एक्स और 32 प्लस एक्स, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस था वो 10 यहाँ पे आया था। मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया, ये आ गया मेरे पास 10। फिर मैंने क्या करा था, 6 और 10 इनका रेशियो निकाला था, तो 3:5, तो इनका रेशियो निकाल लो 3:5। फिर मैंने क्या देखा था, ये 3 और 5 आया था, जब x की वैल्यू निकाली थी तो 5x में से 3x को घटाया था तो ये 2x बचा था, तो मैंने इनका क्या कर दिया, डिफरेंस निकाल लिया 2। ये मैं डायरेक्टली जो फाइनल आया ये 2x लिख रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने इस साइड वाला x के लिए सोल्व कर लिया। अगर मैं देखता हूँ बाकी इस साइड मेरे पास क्या आया था, ये वाला पार्ट आप देखेंगे 3:5 तो एज इट इज था ही। अब मैंने क्या करा था, इसमें मैंने 5 को मल्टीप्लाई करा था 16 में, इस 5 को मल्टीप्लाई करा था मैंने इसमें, और मैंने क्या करा था, इस 3 को मल्टीप्लाई करा था 32 में, इस 3 को मल्टीप्लाई करा था, और जो इनका डिफरेंस आया था वो 2x के बराबर था, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 16 से मल्टीप्लाई करा 80 आया, और यहाँ पे 3 को 32 में मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें हमें क्या करना है, जब हम डायरेक्टली करेंगे तो इसे माइनस करके मॉड्यूलस का साइन लगा दो, क्योंकि जो x का मान आएगा वो हमें पॉजिटिव रखना है, ठीक। अगर मैं सोल्व करूंगा x की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 96 माइनस 80 डेट इज 16, 2x की, और x का मान आ जाएगा 8। तो ये हमारा डायरेक्ट तरीका होगा इस सवाल को सोल्व करने का। हम ऐसे ही करेंगे। स्टेप्स में दोबारा से रिपीट करता हूँ, हमने क्या क्या करा। ये 4 वैल्यूज हमें प्रोपोर्शन में दे रखी थी, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले मैंने इसमें क्या ऐड करेगी जिससे कि सारी की सारी वैल्यूज प्रोपोर्शन में आ जाए, ये दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस निकाला 6, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, स्टार्टिंग के 2 लास्ट के 2 का डिफरेंस निकाला, 6 और 4 10, 6 और यहाँ पे 10। फिर इन दोनों का रेशियो निकाला 3 और 5। फिर मैंने क्या करा, इनका डिफरेंस निकाला, जो भी डिफरेंस आया उसके साथ x लिख दिया 2x। ये किसके बराबर होगा, 5 को मैंने मल्टीप्लाई करा इसमें इसके सेकंड वाली वैल्यू के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करा मैंने इसकी लास्ट वाली वैल्यू के साथ, और इनका जो डिफरेंस आया मॉड्यूलस में वो मेरा 2x के बराबर, और x का मान निकाल लिया। ये हमारा डायरेक्ट तरीका है। अब इसमें और क्या क्या कर सकते थे, मेरे पास यही वैल्यू थी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मेरे पास 10, 16,
22 और 32 है, इसमें क्या ऐड करें कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला 6, मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला 10, ठीक है, रेशियो निकाला 3:5। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा इस 32 में, और इस 5 को मल्टीप्लाई करूंगा इस 16 में, और मॉड्यूलस में डिफरेंस निकालूंगा, वरना मैं ये भी कर सकता हूँ कि इस 3 को मल्टीप्लाई करूँ इस 22 में, और इस 5 को मल्टीप्लाई करूँ इस 10 में। 3 को 22 में करूंगा 66 आएगा, और 5 को 10 में करूंगा तो मेरे पास 50 आएगा। ये चीज़ भी पॉसिबल है, और ये इनका डिफरेंस डेट इज 2x, ये इसके बराबर होगा, तो मेरे पास x का मान आ जाएगा 8। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो राइट हैंड साइड वाले को फर्स्ट में और लेफ्ट हैंड साइड वाले को थर्ड में, या फिर राइट हैंड साइड वाले को सेकंड में और लेफ्ट हैंड साइड वाले को फोर्थ में, किसी में भी आप कर लोगे आपका आंसर सेम ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। ये रिजल्ट जो भी आएगा डिफरेंस ये मॉड्यूलस में रखना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और एक्स का मान आपका निकल गया। अगर एक्स का मान 8 आ गया तो यहाँ पे 8 + 1 9 है, और 8 × 24 और 1 25 है, ये 3 × में 5 15 है। ये मेरा क्या आएगा, इस सवाल का उत्तर आएगा। क्या ये चीज क्लियर है? चलें क्या आगे अब हम। अब ऐसे ही मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि अगर मैं x को ऐड कर दूं इन चारों में तो जो नंबर आएंगे वो प्रोपोर्शन में आएंगे। मीन प्रोपोर्शन बताना है 7 + x और x - 2 का, तो मतलब रूट में 7 + x और x - 2 बताना है। कैसे करेंगे, मैं कर ही रहा हूँ। x को ऐड करना है ना, कुछ नहीं करना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, 1:5 आया, डिफरेंस कितने का आया 4x का। ये किसके बराबर होगा मेरे पास? आप कहेंगे सर 5 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें 2 में, 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 में, तो 1 × 30, 30 बड़ा होगा, 5 × 2 10 छोटा होगा, 30 - 10। मन मन में कर सकते हैं, इसके लिए पेन की जरूरत नहीं है आपको चलाने की। तो 4x मेरा किसके बराबर हुआ 20 के, और x का मान आया 5, x का मान 5 आया, तो 5 + 7 12, 5 - 2 3 36 6। ठीक है, क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। अगले सवाल पे चलता हूँ। अब देखो कहता है व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड, जब सब्ट्रैक्टेड हो तब भी सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना है। जब डिविडेंडो लगाऊंगा सेम ऑपरेशंस लगाऊंगा। जैसे मेरा ये एडिशन में ये चीज आ रही थी ना, बिल्कुल सोल्व करके, सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल सेम करके सेम ही सिनेरियो बनता है। तो उस पर्टिकुलर केस में भी जो प्रोसेस मैंने आपको एडिशन वाला बताया कि x का मान क्या होगा, ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्शन वाले में भी फॉलो करना है। कहता है कि अगर मैं x को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इन सभी नंबर में से तो नंबर प्रोपोर्शन में आएंगे, हमें वैल्यू बता दो इसकी क्या होगी, इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो √7x - 5 और यहाँ पे x + 1 ये बताना है। आप कहेंगे सर देखो इनका डिफरेंस कितना है 17 है, इनका डिफरेंस कितना है 51 है, रेशियो निकालूंगा तो 1:3 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 में तो 60 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 54 में तो 54 आएगा, 60 - 54 ये बचेगा 6। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 2x का है। तो x का मान कितना आ गया मेरे पास 3। अगर x का मान 3 आ गया तो 7 3 21 - 5 16, ये आ गया 4, ये आ जाएगा मेरे पास 4 दूनी 8। हार्डली 15 से 20 सेकंड लगती हैं इस तरह के सवालों में। अगला सवाल मेरे पास कहता है अगर x को सब्ट्रैक्ट करता हो इन चारों में से तो जो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, प्रोपोर्शन में आएंगे। ठीक है, इसका मान बताओ रेशियो में क्या होगा। आप सोल्व करके इसे बता सकते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा मेरे पास जो क्वेश्चन है वो एक तो ऐसा दे रखा है, इसे घुमा के भी पूछ सकते थे, एग्जामिनर चाहता तो इसे थोड़ा घुमा के भी दे सकता। यहाँ पे 24 और 57 की पोजीशन इंटरचेंज भी करके दे सकता था। वो कह सकता था 57 40 33 और 24। ठीक है, अगर मुझे ये चारों नंबर में से क्या घटा दूं कि ये सारे प्रोपोर्शन में आ जाएं और रेशियो बताओ इसका, तो क्या कुछ बदलाव आएगा मेरे क्वेश्चन में? बिल्कुल भी बदलाव नहीं आएगा। आप ए और डी की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, बी और सी बीच वाली दो की पोजीशन को इंटरचेंज करके अपने क्वेश्चन को सरल बना सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे में सोल्व करें या ऐसे में सोल्व करें एक ही बात होती है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड कर जाता है। जैसे मैंने अगर इसे ऐसे कर लिया तो ये 17 रेशियो आया, ये मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास 9 रेशियो आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मेरी बल्कि बढ़ गई इस तरीके से करने में तो ना, पहले वाला करता तो 16 और वो पहले वाला बेटर रहता। देखो यहाँ कैलकुलेशन बढ़ गया, एग्जामिनर ऐसे दे देता ना तो मैं फंस जाता। क्वेश्चन अगर मेरा ये हो जाता कि इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये प्रोपोर्शन में आएंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती, कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ने जैसे कि दिया है, ये दे रखा है, तो हमारी कैलकुलेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ कि ऐसा भी इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये 24 - x है, 40 - x है, और ये बराबर होगा 33 - x, और ये
57 माइनस एक्स के। अगर मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, आप देखेंगे यहाँ पे 57 माइनस एक्स उधर ले गया, 57 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 40 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 33 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 24 माइनस एक्स। एक ही तो बात है। तो यहाँ पे इसे देख के तो यही लगता है कि 54 40 33 और 24 क्या है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज होती है। अगर ऐसा दे देता तो मुश्किल होता है, ऐसा मेरे लिए आसान है, लाओ कर ही देता हूं मैं। ये 16 आएगा, ये मेरे पास कितना आएगा, 14 आ रहा है, 24 आ रहा है सॉरी। तो ये 2:3 आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस आ रहा है 1 डेट इज एक्स। 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 24 में तो आएगा 72, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 33 में 66, बचेगा 6, एक्स का मान आया 6। सोल्व करेंगे तो मेरे पास 5 6 30 प्लस 12 42 इंटू में रेशियो बताना है इसमें, अच्छा प्रोपोर्शन नहीं बताना, तो 42 रेशियो 24 39। क्लियर है सभी लोगों को? चलते हैं आगे। सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप रेशियो की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और टेलीग्राम चैनल पे सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की मिल जाएंगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ कंटेंट्स की पीडीएफ्स भी मिलती हैं, साथ ही साथ सारे अपडेट्स जैसे एग्जाम से रिलेटेड मिलते हैं। कंप्लीट तैयारी के लिए आपको डिटेल में सारी चीज़ें अगर पढ़नी है तो आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे, आप उन एनरोल करके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। मैथ्स का कोर्स अवेलेबल है, मैथ्स के कोर्स के साथ जो चैप्टर वाइज पीडीएफ होती है सभी सेक्शंस की, वो आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ वहाँ पे इंग्लिश का, जीके का, रीजनिंग का कोर्स भी अवेलेबल है। डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल मिलता है जिसमें आप अपने डाउट्स सभी एस्पिरेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके साथ के जो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनसे आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अपने डाउट क्लियर कर पाएंगे, किस क्वेश्चन में फंस रहे हैं प्रैक्टिस करते टाइम, तो उसको सोल्यूशन साथ के साथ मिल जाएगा। एक इंटरेक्टिव माहौल रहेगा वहाँ पे, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे भी। ठीक है, जो भी क्लास होती है हर क्लास की पीडीएफ विद नोटेशन आपको कोर्स के अंदर मिलती है, जिससे कि कम टाइम में आप अपनी पूरी तैयारी कर पाए। क्वेश्चंस इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग, ये सारे आपको मिल जाएंगे। क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाती है। साथ ही साथ मैथ्स के साथ अब आपको बाकी सेक्शंस के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। आप जीके का कंप्लीट कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, कंप्लीट रीजनिंग कोर्स। साथ ही साथ अगर आप एक कंबाइंड पैकेज लेना चाहें, यू कैन ऑप्ट फॉर कि हाँ मुझे पूरी ही तैयारी करनी है, इंग्लिश मैथ्स जीके रीजनिंग सब पढ़ना है, तो 1999 में यू कैन डू कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स एंड ऑल वन डे एग्जाम्स। ठीक है, नॉट ओनली एसएससी, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए यूजफुल रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल, अगर आप रेलवे एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, उसमें आपका क्या नहीं पूछा जाएगा, उसमें आपका इंग्लिश नहीं आएगा, बट रेलवे एग्जाम्स के लिए भी ये कोर्स काफ़ी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम्स हैं, DTPSP हो गया या कोई एग्जाम्स हो गए जिनमें चारों सेक्शंस पूछे जा रहे हैं, सभी का पैटर्न मोरलेस सेम होता है, तो इनसे आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों से मैं आज यहीं लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।